लास्ट लेक्चर में हमारी आपकी बातें रेड ब्लड सेल आरबीसी पर हुई थी। आरबीसी एक बहाना था, चल फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी रही थी। आरबीसी में हमने क्या देखा था बेटा, अब जो हमने पॉइंट्स देखे थे उसे हम एक बार फोकस करते हैं कि आरबीसी आपकी मोस्ट एबंडेंट सेल है। 5 से 5.5 मिलियन पर सेंटीमीटर क्यूब या एमएम क्यूब, तेज बोल, पर एमएम क्यूब। तो क्या मैं बोल सकता हूं बेटा कि आरबीसी आपकी मोस्ट एबंडेंट सेल है? क्या आरबीसी जो है आपकी वो इसका काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अब आरबीसी में भी पूछा जाए तो हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होती है कि सिंपल कॉम्प्लेक्स। अगर हीमोग्लोबिन की बात करें तो ये आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। आयरन Fe2+ या 3+ हो जाएगा तो नुकसान क्या है? स्टेबल हो जाएगा तो नुकसान क्या है? गैसेस का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। बहुत अच्छे, शाबाश। अब ये मतलब ठीक ठाक अच्छे, बहुत अच्छे नहीं, ज्यादा उड़ना मत। अच्छा ये बताओ, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट इज स्प्लीन। स्प्लीन स्टमक के पीछे आगे पीछे, ये सवाल लेकिन आएगा नहीं, पीछे आगे, ठीक है। ये बस आपको फील देने के लिए बताया गया था। अच्छा बताओ, शुरू में पूरी हड्डी में लॉन्ग बोन में भरा होता है येलो बोन मैरो, लेकिन इंट्रा यूट्राइन लाइफ के दौरान ही आपकी एक्सट्रीम पॉइंट पर जो येलो बोन मैरो किस में कन्वर्ट हो जाती है? रेड बोन मैरो। येलो बोन मैरो का कलर येलो आता है लिपिड की वजह से, बोलो हाँ या ना। अच्छा, येलो बोन मैरो, रेड बोन मैरो में कौन आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट तीनों का निर्माण करेगा? रेड बोन मैरो। तीनों के तीनों जाके मरेंगे कहां पर? स्प्लीन। क्या स्प्लीन को हम लोग ब्लड बैंक भी बोलते हैं? अच्छा ये बताओ, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि एक बंदा एक्सरसाइज कर रहा है, क्या कर रहा है? एक्सरसाइज कर रहा है, तो बताओ एक्सरसाइज कर रहा है तो बताओ उसमें आरबीसी ज्यादा या कम? ज्यादा या कम? अच्छा, ऊंचाई पर चला गया, ज्यादा या कम? क्या ज्यादा? नंबर ऑफ आरबीसी क्या हो जाएगी? ज्यादा। अच्छा ये बताओ, अगर एक बंदा सो रहा है, आरबीसी कम या ज्यादा? कम बता रहा है। अच्छा ये बताओ, एक महिला है जो पीरियड से है, मेंसेस चल रहे हैं, उसके आरबीसी कम हो जाएगी या ज्यादा? कम हो जाएगी बता रहे हैं, सही। अच्छा बताओ, आरबीसी का लाइफ स्पैन 4 महीना या 120 दिन? हाँ, अच्छा क्या 1/3 साल बोल सकते हैं? 1/3 ईयर? अरे एक साल में 12 महीने, 1/3 ईयर नहीं बोल सकते हो, कॉमन सेंस बोलो यार। अच्छा अगला ये बताओ, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट या absent? मैच्योर आरबीसी में नहीं होता न्यूक्लियस, क्यों? उसके सेल ऑर्गेनेल इसलिए हटाए गए ताकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन डाला जा सके। अच्छा बताओ, ब्लड, आरबीसी और हीमोग्लोबिन, इन तीनों में, ब्लड, आरबीसी और हीमोग्लोबिन, इन तीनों में आप बताइए गैस का ट्रांसपोर्ट कौन कराता है? अच्छा, हीमोग्लोबिन ऑप्शन में नहीं है तो क्या लगाओगे? आरबीसी नहीं है तो क्या लगाओगे? तो अब अगला टॉपिक क्या आने वाला है? डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी शुरू करने से पहले मैं आपसे 5 सवाल और पूछूंगा। अगर आरबीसी की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो पॉलिटीमिया हो जाएगा, याद आया? और आरबीसी कम हो जाए मतलब ब्लड कम हो गया तो क्या हो गया? एनीमिया। शाबाश, मतलब थोड़ा बहुत शाबाश, ज्यादा नहीं। अगला सवाल ये बताओ, क्वेश्चन है मेरा कि एक बंदा एक हार्ट चेन स्मोकर है, तो बताओ उस चेन स्मोकर में आरबीसी का नंबर ज्यादा होगा या कम? ज्यादा, क्योंकि ऑक्सीजन अब उतनी ज्यादा, भाई लंग्स का सरफेस एरिया कम हो जाएगा, एल्वेलाई की दीवारें गल जाएंगी, पक्का गल जाएंगी, तो ऑक्सीजन कम अंदर जा पाएगी, तो ब्लड चाहेगा जो जा रही है सबकी सब आरबीसी पकड़ के ले जाए, मतलब हीमोग्लोबिन पकड़ के ले जाए। अच्छा ये बताओ कि स्प्लीन में जब आरबीसी जाकर तुम्हारी मर जाती है, खत्म हो जाती है, मतलब 120 दिन हो गया, उसके बाद स्प्लीन में उसका काम तमाम कर दिया जाता है, तो ये बताओ बेटा आरबीसी में मौजूद हीमोग्लोबिन के साथ क्या होगा? बेटा हीमोग्लोबिन का हीम पार्ट अलग हो जाएगा और ग्लोबिन पार्ट अलग हो जाएगा। ये बताओ हीम और ग्लोबिन में प्रोटीन क्या है, जल्दी बताओ। ग्लोबिन आपका क्या हुआ? प्रोटीन। हीम में 2 चीजें पाई जाती, मैंने एक बताया था आपको Fe2+, मतलब आयरन अपनी आयनिक फॉर्म में पाया जाएगा, बोलेगा, और इसके साथ साथ पोरफायरिन। एक पोरफायरिन रिंग में बेटा, एक पोरफायरिन रिंग में आपके कितने पायरोल रिंग होंगे? 4 पायरोल मिलकर बनाएगा आपका एक पोरफायरिन रिंग, पक्का। ये बताओ, पोरफायरिन आपका कन्वर्ट कर दिया जाएगा, पहले वर्डिन बनेगा या रुबिन? वर्डिन। कैसे पता? ट्रिक क्या थी? वरमाला। अबे वर बोल दो तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो पहले बनेगा वर्डिन, उसके बाद बनेगा रुबिन, इतनी बातें क्लियर। और वर्डिन और रुबिन, ब्लू वर्डिन ब्लू रुबिन मिलकर कहलाते हैं बाइल पिगमेंट, गॉट इट? पिगमेंट का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जो रंगीन हो वो क्या कहलाएगी? आपकी पिगमेंट। इतनी बातें एकदम क्लियर? इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन गाइस? कम ऑन, बी फास्ट, कम ऑन। इतने लोग पढ़ लो, कमेंट उतने ही चाहिए। सभी लोग जवाब दीजिए जल्दी। आइए चलें फिर अब आगे बात की जाए। लास्ट लेक्चर में मैंने एक जगह पर पॉइंट छोड़ा था कि विटामिन B12 और फॉलिक एसिड आरबीसी के मैच्योरेशन के लिए चाहिए, बताया था।
अच्छा, विटामिन B12 चाहिए और फॉलिक एसिड। अब बेटा अगर विटामिन B12 कम हो गया बॉडी में, या मान लीजिए फॉलिक एसिड कम हो गया, तो बताइए आरबीसी क्या उतनी मैच्योर होंगी आपकी बॉडी में? अब खत्म नहीं बोला है, कम। अगर कम हो गया विटामिन B12 आपका, कम हो गया विटामिन B12 आपकी बॉडी में कम हो गया, या मान लीजिए फॉलिक एसिड बॉडी में कम हो गया, तो अब आरबीसी का मैच्योरेशन होगा कम। क्लियर? सभी लोग क्लास 11th एनसीईआरटी यूनिट 5th चैप्टर नंबर 16 पेज नंबर 262 खोल दें तुरंत। पेज नंबर 262 लाओ, बच्चों को दिखाऊं मैं, इधर लाओ जवान। पेज नंबर 262 खोलिए सभी लोग। एनसीईआरटी को रिलेट करके पढ़ना है, ठीक है? कई बार बोल चुका हूं। पेज नंबर 262 मिला, सेकंड पैराग्राफ। बेटा 262 ये है आपका, ठीक है? 262 पे जाइए, सेकंड पैराग्राफ में देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि स्टमक जो होती है, ऊपर देखो अभी समझा रहे बेटा, स्टमक जो होता है, इधर देखना एक बड़ा ही लॉजिकल सवाल है। जो स्टमक होता है हम लोग का, ये मैंने बना दिया स्टमक। स्टमक में आपकी पाई जाती हैं खास प्रकार की सेल्स जिन्हें बोलते हैं पेराइटल सेल। कौन सी सेल? पेराइटल सेल, जिसे मैं दिखा रहा हूं आपका पर्पल कलर से, और ये मान लीजिए यहां पर मौजूद है पेराइटल सेल, ठीक है? स्टमक में क्या पाई जाती है आपकी? पेराइटल सेल, ठीक? ये जो पेराइटल सेल स्टमक में पाई जाती है, ये कुछ फैक्टर्स निकालती है। फैक्टर्स कहने का मतलब कोई कारण, कोई वजह, कोई ऐसा केमिकल निकालती है जिसको अभी हम पूरी तरीके से नहीं जानते। एक्चुअली ये फैक्टर का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जिसके बारे में हम पूरी तरीके से ना जानते हो, उसे हम क्या बोलते हैं? फैक्टर। क्लियर? बोलते नहीं है ये क्लास का डिस्टर्बिंग फैक्टर कौन है, मतलब कौन है वो बंदा जो क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है? तो बेटा ये आपकी सेल कौन सी हुई? पेराइटल सेल, ठीक है? आपकी ये जो पेराइटल सेल है, ये आपकी कुछ फैक्टर्स निकालती है, ठीक? और इन फैक्टर्स का, इन केमिकल्स का काम क्या होता है अच्छे समझना। ये मैंने केमिकल बनाए रेड कलर से, ये जो आपके फैक्टर्स निकालती है, ठीक? ये इन फैक्टर्स का काम क्या है कि जब आप विटामिन B12 डाइट के साथ लेते हैं, कौन सा विटामिन? B12, तो B12 आपके स्टमक से एब्जॉर्ब होकर आपके ब्लड में तभी जाएगा जब ये फैक्टर्स मौजूद होंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई? पेराइटल सेल क्या करती है? कुछ फैक्टर्स निकालती है, कुछ केमिकल निकालती है। उन केमिकल का काम क्या है? जो आपने खाने के द्वारा विटामिन B12 लिया, उस स्टमक से ब्लड में ले जाना। इतनी बातें एकदम क्लियर? अगर मान लीजिए पेराइटल सेल ढंग से काम नहीं कर रही है, क्या बोला? अगर पेराइटल सेल ढंग से काम नहीं कर रही, तो बताइए ये फैक्टर कम निकलेंगे या ज्यादा निकलेंगे? जल्दी बोलेगा। कम निकलेंगे, ठीक? फैक्टर बेटा कम निकलेंगे जवान, तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। मतलब ब्लड में विटामिन B12 कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। तो सेल को विटामिन B12 कम मिलेगा। अब विटामिन B12 कम मिलेगा तो आरबीसी का मैच्योरेशन, तो सोचो रिलेशन समझ पाए? मतलब पेराइटल सेल की गड़बड़ी की वजह से, क्या बोला? पेराइटल सेल की गड़बड़ी की वजह से आरबीसी का मैच्योरेशन आपका क्या हो रहा है? इफेक्ट हो रहा है। पक्का? तो सोचो, क्या ये बात एनसीईआरटी से मैंने बाहर की है? बस इधर की बात 18 की बात 16 से रिलेट की है। क्लियर? और आपको हैरानी होगी कि ये सवाल आया हुआ है कि पेराइटल सेल के डिस्टर्ब होने की वजह से, पेराइटल सेल के मल फंक्शनिंग होने की वजह से क्या होगा? आरबीसी का मैच्योरेशन कम होगा। लेकिन क्या हम एग्जाम में बैठ के इतना सोच पाएंगे? अगर सिर्फ एग्जाम में हमें इतना पता है कि विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कराती है, तो क्या हम इधर से उधर रिलेट कर पाएंगे? नहीं बेटा। एक्चुअल में एग्जाम क्या होता है? एग्जाम होता है फाइनल राउंड। उससे पहले आप सारी प्रैक्टिस करके जाते हो। वहां पर जाके आपको मतलब साल भर में आपने जितना खाया है, वहां पर बस उल्टी करनी है। वहां पर जाके आपको वॉमिट करना है। यू हैव टू वॉमिट योर नॉलेज वॉट एवर यू ईट एंड थ्रू आउट द ईयर। गॉट इट? तो एग्जाम में आप कुछ नया नहीं कर पाओगे। अगर ये सोचो कि एग्जाम में बिल्कुल एग्जाम में हम बैठ के एक नई सी चीज सोच लेंगे, तो तुम कुछ नहीं उखाड़ पाओगे एग्जाम में। बस बैठो और वहीं सोचते रहो, और फिजिक्स तक पहुंचते पहुंचते आपका टाइम ओवर हो जाएगा और आपको एक बहाना मिल जाएगा। टाइम मिला होता तो मैं फिजिक्स अटेम्प्ट करके सेलेक्ट हो जाता। तो बेटा हमें यहाँ से सब सोच के जाना है। बस वहाँ पेपर है, धकाधक टिक मारना चालू। क्लियर? तो हर चीज सोचेंगे, हर एक पहलू सोचेंगे कि तुम सवाल पूछोगे कहाँ से। जब हम सबको रिलेट कर लेंगे तो बेटा अब क्या है? पेराइटल सेल की और बेटा आसान है कितना, कॉन्सेप्ट से पढ़ो, बहुत आसान है। पेराइटल सेल क्या करती है? पेराइटल सेल कुछ फैक्टर निकालती है जो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कराती है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर आपकी पेराइटल सेल डिस्टर्ब है, अगर पेराइटल सेल अफेक्टेड है, पेराइटल सेल अफेक्टेड
एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन सी। हाँ, विटामिन B12 अफेक्टेड। अल्टीमेटली बॉडी में विटामिन B12 की कमी, B12 की कमी मतलब आरबीसी का मैच्योरेशन अब ज़्यादा होगा, कम होगा। अब आरबीसी का मैच्योरेशन कम होगा मतलब मैच्योर आरबीसी कम, मतलब खून में कमी या अधिकता, कमी आएगी। एनीमिया, याद करो बताया था, एनीमिया, क्योंकि अब मैच्योर आरबीसी कम हो गई हैं। तो इस तरीके से हमने रिलेट कर लिया पूरे के पूरे टॉपिक को। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डब्ल्यूबीसी। बेटा इसको छापना है, इसको छापना है कि मैं डब्ल्यूबीसी शुरू कर दूं? चलिए इसको जल्दी से छापिए और उसके बाद हम एक जबरदस्त टॉपिक शुरू करेंगे, व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, और इसको जल्दी से छापिए और पूरे का पूरा एक बार आरबीसी रिवाइज करिए। हर बार मैं आपको जानबूझ के 60 सेकंड बोलकर आपको 2.5 मिनट देता हूं, पर आज 60 बोल रहा हूं तो 60 दूंगा, क्योंकि आपकी स्पीड इससे बढ़ेगी। और अगला टेस्ट पेपर आपका, सुन लीजिए अच्छे से सभी बच्चे, अगला टेस्ट पेपर है, लड़के छापना रोक बेटा, अगला टेस्ट पेपर ब्लड खत्म होते ही है, समझ में आया? लेकिन वो टेस्ट पेपर 50 सवालों का होगा। कितना? 50 सवाल, और टाइम मिलेगा सिर्फ 30 मिनट। इस बार कितना मिला था? 20 पे 20। तो बेटा मजबूत बनना है ना, कि लॉलीपॉप देना चालू करें। अगले साल पढ़ना है क्या हमसे? अबे अगले साल हमसे पढ़ोगे? हाँ, मतलब अगले साल मेडिकल कॉलेज जाना है। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी क्या है कि बेटा आपको धीरे धीरे समय घटाना है। ठीक है, अभी 30 दे रहे हैं, स्पीड बढ़ाना है, फिर बाद में ऐसा देंगे कि बेटा 3-3 सेकंड मिलेगा एक एक सवाल पे। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या होगा, स्कोर ही तो कम आएगा, पर लड़ना तो सीखोगे। चल भाई, पूरे का पूरा बेटा ब्लड पूरा आएगा, ब्लड। मंतशा मोइन, समझ में नहीं आया कि आप लेट आए थे? अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम थी, तो बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम रहा करे तो ज़्यादा टेंशन मत लिया करो। ठीक है, सनसेट ऐप, सनसेट उस पर जाओ बेटा, सनसेट पे आपके यूट्यूब पे लेक्चर पड़े हुए हैं सारे। ठीक है, सनसेट पे आपके लेक्चर पड़े होते हैं, एक दिन लेट करके आपके लेक्चर पड़े जाते हैं, तो कोई चीज़ छूट जाया करे उससे कवर कर लो। चलो खैर, बता दे रहे बेटा, स्टमक में आपकी पाई जाती है पेराइटल सेल। पेराइटल सेल कुछ केमिकल्स निकालती हैं, और इन केमिकल्स का काम होता है कि जब आप विटामिन B12 खाते हो तो ये विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करके स्टमक से ये जो केमिकल्स है, जो किसने निकाला? पेराइटल सेल ने। पेराइटल सेल ने केमिकल निकाला जिन्हें हम सिंपली बोल देते हैं फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर का मतलब ऐसे केमिकल जिनके बारे में हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ना हो। ठीक है, तो अभी हमें क्लियर नहीं पता कि केमिकल किस चीज़ के बने, पर यह पता है कि पेराइटल सेल कुछ केमिकल निकालती है। जो केमिकल विटामिन B12 जो हम खाते हैं, खाने के द्वारा जो हमारी बॉडी में आता है, उसका एब्जॉर्प्शन कराती है ब्लड में। और हमें पता है कि विटामिन B12 आरबीसी का मैच्योरेशन कराता है। तो बेटा अगर पेराइटल सेल इफेक्ट होगी तो विटामिन B12 आपका एब्जॉर्ब, बेटा पेराइटल सेल इफेक्ट होगी तो फैक्टर कम निकलेगा, फैक्टर कम निकलेगा तो विटामिन B12 बॉडी में कम जाएगा, तो बॉडी में विटामिन B12 कम, आरबीसी का मैच्योरेशन कम, तो एनीमिया हो जाएगा। अभी क्लियर है मंतशा मोइन? मंतशा मोइन अभी क्लियर है? या मंतशा मोइन, आई एम टॉकिंग विथ यू, इज दिस क्लियर? अपूर्व मिश्रा, बेटा आखिरी में पूछ रहे हैं सारे सवाल, अभी मैं जितना कहूं अपने बच्चों से उन्हें उतना ही करना है, दिमाग मत लगाइए प्लीज। हाँ अपूर्व मिश्रा, पढ़ लिया मैंने, उसका कमेंट पढ़ लिया। ठीक है बेटा, मैं आप सभी बच्चों को एक सलाह दूंगा और एक रिक्वेस्ट करूंगा। यार देखो, तुम मेरे लिए बेटा अभी छोटे छोटे से बच्चे हो, है ना बेटा? कितने सारे बच्चे, हजारों, 10,000 बच्चे पढ़ के निकल चुके हैं, लगभग हर मेडिकल कॉलेज में बैठे हुए हैं। तो बेटा तुम बस जितना कहें उतना करते रहो, रिजल्ट ना आया साला तो मेरी गलती, रिजल्ट ना आया हमको घर ही आना। ठीक, लेकिन जितना कहें उतना करना, वरना फिर हम घर ही आएंगे। गॉट इट? तो अभी मैंने कहा आरबीसी रिवाइज करना है, तो कमेंट में कोई ये नहीं लिखेगा सर मैंने रिवाइज कर लिया। आरबीसी मतलब फिर तब तक रिवाइज करेंगे जब तक हमारे सर नहीं कहेंगे कि सर डन। ठीक, अब बस आओ। तो बेटा आरबीसी जब पढ़ने को मैं कहूं तो फिर पूरी आरबीसी पढ़ते रहो, एक बार खत्म, 2 बार खत्म, 3 बार खत्म, बाप थोड़ी हो गए हो, बोलो। चलो कम ऑन, यू हैव टोटल 60 सेकंड टू रिवाइज होल आरबीसी एंड होल ब्लड। पूरा ब्लड, पूरी आरबीसी 60 सेकंड के अंदर खत्म करेगा बच्चा। लिया? जल्दी से बताएं सभी बच्चे मेरे।
चलिए आइए, WBC हमारा आसान सा टॉपिक है, इसमें ज़्यादा फिलॉसफी नहीं है, तो WBC हमारी जल्दी खत्म होगी। प्लेटलेट में भी हमें ज़्यादा फिलॉसफी नहीं सीखनी है। ब्लड ग्रुप अब आएगा, फिलोसफिकल टॉपिक, ठीक है। चलिए आइए बातें करते हैं वाइट ब्लड सेल WBC, ठीक है। चलिए बेटा, वाइट ब्लड सेल, नाम को पकड़ो, वाइट को बायोलॉजी कोई कलर नहीं मानती, ठीक है। तो बेटा हम इसे बोलते हैं, ये क्या होगी आपकी, कलरलेस। तो वाइट ब्लड सेल, अब समझना बेटा, वाइट के लिए हम टर्म यूज करते हैं, मतलब कलरलेस के लिए टर्म यूज करते हैं ल्यूको। ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस। सेल के लिए टर्म यूज करते हैं साइट। तो क्या बन जाएगा ये, इसका दूसरा नाम ल्यूकोसाइट। क्लियर। अब बेटा अगर हम बात करें तो सिर्फ कॉन्सेप्ट देखना, सब कुछ क्लियर होता चले, कुछ भी याद नहीं करना है। देखो वाइट ब्लड सेल नाम ही बता रहा कलरलेस है, तो पहला पॉइंट यहीं से क्लियर हो गया कि ये कैसी होती होंगी, कलरलेस। अगला बेटा कलरलेस है, इसका मतलब हीमोग्लोबिन प्रेजेंट या एब्सेंट, कॉमन सेंस। तो हीमोग्लोबिन HB, शॉर्ट में लिखते हैं HB, हीमोग्लोबिन इसमें क्या होगा आपका, एब्सेंट होगा। क्लियर। अच्छा बेटा अगर हीमोग्लोबिन तुम्हें जो है किसी भी सेल के अंदर अगर तुम्हें हीमोग्लोबिन डालना नहीं है तो क्या न्यूक्लियस उससे निकालोगे, कॉमन सेंस लगाओ, निकालोगे, नहीं निकालेंगे। तो इसका मतलब न्यूक्लियस इनमें क्या होगा, प्रेजेंट या एब्सेंट, प्रेजेंट। अरे जब हीमोग्लोबिन डालना नहीं है तो न्यूक्लियस निकालना काहे को, कॉमन सेंस, ठीक है। तो कलरलेस हो गई, हीमोग्लोबिन एब्सेंट हो गई, न्यूक्लियस प्रेजेंट। क्लियर है, ये रट्टा मारोगी एक बात से सब कुछ क्लियर। नाम पकड़ा कलरलेस, कलरलेस के बाद क्या हुआ, हीमोग्लोबिन आपका कलरलेस है तो हीमोग्लोबिन होगा नहीं, हीमोग्लोबिन डालना नहीं तो फिर न्यूक्लियस निकालना काहे को। ये बताओ क्या ये गैस का ट्रांसपोर्ट कराएगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या है, एब्सेंट है। क्लियर। बेटा अगर हम बात करें RBC की, तो RBC थी 5 से 5.5 मिलियन, मतलब 50 से 55 लाख पर MM या सेंटीमीटर, mm³। लेकिन WBC आपकी कम पाई जाती है 6000 से 8000 पर mm³, मतलब 1 mm³ में 1 mm³ एक्सप्लेन किया था। क्लियर। 1 mm लंबाई, 1 mm ऊंचाई, 1 mm चौड़ाई, अगर इतना ब्लड लेते हैं हम बिल्कुल कतरा भर का, तो उसमें 6000 से 8000 WBC की क्या होंगी, नंबर। ये बताओ बेटा, मैं भारत का आम नागरिक हूं, मैं कोई सैनिक तो हूं नहीं, सोल्जर तो हूं नहीं, तो बताओ मेरे और सोल्जर में किसके मरने के चांसेस ज्यादा हैं, सोल्जर के। किसका लाइफ स्पैन कम होगा, तो RBC और WBC में लड़ने का काम किसका है, RBC का लड़ने का काम है। RBC दुश्मनों से लड़ती है, तो तो डर के काहे बोल रहे हो बेटा, बिहेव लाइक अ फ्रेंड ब्रो, ओके ब्रो है इधर। तो अब मैं तुमसे क्या कह रहा हूं, WBC का काम है लड़ना। WBC हमारी बॉडी के सैनिक है जो दुश्मनों से लड़ते हैं। बाहर से बैक्टीरिया घुसे, आपका कोई पैथोजन घुसे, पैथोजन समझते हो, पैथो मतलब होता है डिजीज, बोलते नहीं पैथोलॉजी, पैथोलॉजी जा रहे हैं जांच कराने, लॉजी मतलब स्टडी, पैथो मतलब डिजीज, डिजीज की स्टडी कराने जा रहे हैं, कौन सी डिजीज है हमें, है ना। तो पैथो मतलब क्या होता है, डिजीज, जेन मतलब पैदा करने वाला, कोई भी ऐसी चीज जो आपकी बॉडी में डिजीज पैदा कर दे वो क्या कहलाएगा आपका, पैथोजेन। पैथोजेन, पैथो मतलब डिजीज, जेन मतलब पैदा करने वाला, डिजीज कॉजिंग एजेंट, कोई भी चीज जो आपकी बॉडी में डिजीज कराए वो क्या कहलाएगी, पैथोजेन। तो मेरी बात को समझिएगा। अब ये लगातार हमारी बॉडी में बेटा तमाम प्रकार के छेद हैं, ठीक है, आंख का छेद है, नाक का छेद है, मुंह का छेद है, और भी तमाम प्रकार के छेद हैं। तो किसी भी छेद से आपके अगर बैक्टीरिया घुस जाता है या कोई पैथोजन घुस जाता है जो आपकी बॉडी में बीमारी करा सकता है, तो वहां पर आपका लड़ने का काम कौन करेगी, WBC। WBC एक्चुअली में आपकी बॉडी की सोल्जर है, क्या है, सोल्जर। अब पहले किताब चला करती थी, वहां पर एक बहुत प्यारी लाइन लिखी है, किताब का नाम नहीं लूंगा, लेकिन वहां पर एक बड़ी प्यारी लाइन लिखी, वो मुझे जिक्र जरूर करना चाहिए कि वो किताब लिखती है कि हमारी जो बॉडी है वो एक परमानेंट वॉर जोन है। क्या बोला, परमानेंट वॉर जोन। परमानेंट वॉर जोन क्यों कहा जाता है हमारी बॉडी को, परमानेंट वॉर जोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारी बॉडी में तमाम छेद हैं और इनसे लगातार बैक्टीरिया घुस रहे होंगे। तुम्हें क्या लगता है नाक के छेद से मेरे बैक्टीरिया नहीं जा रहा होगा, जा रहा होगा। क्या आंखों में बैक्टीरिया नहीं जा रहा होगा, जा रहा होगा। इतना बड़ा बड़ा मुंह फाड़ के पढ़ा रहे हैं वहां नहीं जा रहा, और भी तमाम छेदों से तमाम तरीके के पैथोजन जा रहे होंगे। तब ऐसे तो बेटा हमें बीमारी हो जानी चाहिए, अरे ऐसे तो हमें क्या हो जानी चाहिए, बीमारी। लेकिन तो फिर बीमारी होती क्यों नहीं है, क्वेश्चन अराइजेस, तो हमें बीमारी होती क्यों नहीं है। अब सवाल का उत्तर बहुत सिंपल है। हाँ भाई, अच्छा फ्रेंड है,
अच्छा, तो अभी क्या है समझना, तो सवाल ये बनता है कि हमें बीमारी होती क्यों नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी में लड़ने के लिए क्या है, सोल्जर्स। तो सर सवाल बनता है फिर कभी कभी बीमारी हो क्यों जाती है? भाई बीमारी इसलिए हो जाती है कि अगर सोल्जर्स हार गए, पैथोजन ज्यादा मजबूत था और हमारी बॉडी की डब्ल्यूबीसी हार गई, तो हमें क्या हो जाएगी बेटा, डिजीज हो जाएगी। फिर हम बाहर से बेटा सोल्जर भेजते हैं, जिसे हम बोलते हैं दवा, ठीक है, कि हमारे सोल्जर्स की मदद करें। बोलो, तो बेटा जो डब्ल्यूबीसी है इनका लाइफ स्पैन आपके अकॉर्डिंग ज्यादा होना चाहिए या कम? डब्ल्यूबीसी का पक्का? क्यों? हाँ क्यों? जो अगर सोल्जर है तो बेटा ये बताओ, सैनिक ज्यादा मरने का चांस है कि, तो डब्ल्यूबीसी, हाथ नीचे कर, सैनिक ज्यादा मरने का चांस है कि नॉर्मल नागरिक को? तो डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन क्या होगा? हाँ हाथ नीचे कर, कम है ना, कम, बिल्कुल सही। तो बेटा एक्यूरेट आंसर दिया करो। तो जो लाइफ स्पैन है डब्ल्यूबीसी का वो क्या आएगा, कम आएगा, क्योंकि इनका काम है लड़ने का। लाइफ स्पैन होता है इनका 10 डेज से भी कम, लेस देन 10 डेज, ठीक है, अर्थात 10 डेज से भी कम, 10 से 15 दिन होता है भाई, डिपेंड करता है, 3 दिन में मर सकती, 7 दिन में मर सकती, लेकिन हाँ 15 दिन से ऊपर नहीं रहती है, ठीक है। अब बेटा लाइफ स्पैन इनका क्या हुआ, 10 दिन से भी कम। अब बताओ बेटा डब्ल्यूबीसी बनेगी कहाँ, रेड बोन मैरो या येलो बोन मैरो? अरे सीधा बोलो कि आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो, प्लेटलेट हो, कोई भी हो, वो आपकी पैदा कहां पर होगी, रेड बोन मैरो, और मरेगी कहां पर, स्प्लीन पर, मतलब दफन कहां पर होगी, स्प्लीन में। तो ग्रेवयार्ड ऑफ डब्ल्यूबीसी भी आपकी क्या हो गई, स्प्लीन। क्लियर? अब आइए मेरे साथ एनसीईआरटी को रीड कीजिएगा, लड़के उधर जाके बैठ बेटा। अब चलो बेटा एनसीईआरटी रीड करना। कहता है ल्यूकोसाइट आर ऑल्सो नोन एज डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, ठीक, बिल्कुल सही, एज दे आर कलरलेस, क्योंकि ये क्या है आपकी, कलरलेस है, ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है, बिल्कुल सही है। दे आर न्यूक्लिएटेड, हाँ भाई जब हीमोग्लोबिन डालना नहीं तो न्यूक्लियस निकालना काहे को। एंड आर रिलेटिवली कम होती है संख्या में, नंबर में, जिसका एवरेज आता है 6000 से 8000 पर mm³। आरबीसी जनरली शॉर्ट लिव्ड होती है। शॉर्ट लिव्ड क्यों होती है, क्योंकि इनका काम है लड़ने का, और जब लड़ेंगी तो मरेंगी, कॉमन सेंस लगाओ। क्लियर? अब अगर हम आगे बातें करें बेटा, तो अब बेटा एक बात मेरी समझना बहुत अच्छे से, कि जो आपकी डब्ल्यूबीसी है, हमने डब्ल्यूबीसी को डिवाइड कर रखा है। हमने जब अपनी बॉडी में सभी डब्ल्यूबीसीज को देखा, ठीक है, मैंने अपने ब्लड से जितनी भी लड़ने वाली सेल्स हैं वो क्या है आपकी, डब्ल्यूबीसी हैं। हमने जब सभी डब्ल्यूबीसीज को देखा तो कुछ डब्ल्यूबीसी हमें ऐसी मिली कि जिनके साइटोप्लाज्म में, क्या बोला, जिनके साइटोप्लाज्म में कुछ रेत जैसा स्ट्रक्चर पाया गया। रेत जैसा मतलब ग्रेन्यूल, ग्रेन्यूल मतलब रेत जैसा स्ट्रक्चर, कुछ रेत जैसा स्ट्रक्चर पाया गया। अब रेत को अंग्रेजी में ग्रेन्यूल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रेन्यूल्स। साइट का मतलब क्या होता है, सेल। तो ऐसी डब्ल्यूबीसी जिनमें रेत जैसा स्ट्रक्चर पाया गया वो कहलाती है ग्रेन्यूलोसाइट। क्लियर? साइट का मतलब हुआ सेल, ग्रेन्यूल का मतलब हुआ रेत। ऐसी डब्ल्यूबीसी जिनमें आपकी रेत जैसा स्ट्रक्चर पाया गया वो कहलाएंगी ग्रेन्यूलोसाइट। लेकिन हमने देखा कि हमारी बॉडी में कुछ सेल हैं जो लड़ने का काम तो कर रही हैं। अब अगर लड़ने का काम कर रही है मतलब कॉमन सेंस, डब्ल्यूबीसी है या नहीं है, है या नहीं है, है। लेकिन जब मैंने उनका साइटोप्लाज्म चेक किया तो मैंने देखा उनमें वो रेत जैसा स्ट्रक्चर नहीं था। तो बेटा नहीं था मतलब अब्सेंट या प्रेजेंट? बायोलॉजी में अब्सेंट के लिए हम टर्म यूज करते हैं ए, क्या, ए। अरे जब स्कूल में मैडम जी रहती थी बेटा क्या करती थी, प्रेजेंट पे पी ठोकती थी, अब्सेंट पे क्या करती थी, ए। ए का मतलब क्या हुआ, अब्सेंट। तो ऐसी डब्ल्यूबीसी मतलब ऐसी सेल जिनका काम तो लड़ने का है, इसी वजह से नाम में क्या दिया बेटा हमने, डब्ल्यूबीसी दे दिया उसको। लेकिन हमने देखा कि उनमें वो रेत अब्सेंट थी तो हमने कहा ए ग्रेन्यूलोसाइट। ए मतलब अब्सेंट, ग्रेन्यूल क्या थे उसमें, अब्सेंट। साइट का मतलब क्या होता है, सेल। अब लेकिन उसके बाद भी पहला सवाल आप ये पर यहां पर क्लियर करो कि जब भी मैंने कहा जब भी किसी चीज को बांटो, किसी चीज को डिवाइड करो कि भैया फलाने 2 प्रकार का है, धमाके 10 प्रकार का है, तो पहला सवाल होना चाहिए कि बेस क्या है, किस आधार पर आपने डिवाइड किया। ठीक है, तो यहां पर बेस है प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ, प्लस और माइनस मतलब समझ गया, प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स, अर्थात रेत मौजूद है या नहीं है। क्लियर? मौजूद है ग्रेन्यूलोसाइट, नहीं मौजूद है ए ग्रेन्यूलोसाइट। क्लियर? तो हमारी डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार की हुई, 2 प्रकार की, ग्रेन्यूलोसाइट, ए ग्रेन्यूलोसाइट। अगर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट तो ग्रेन्यूलोसाइट, ग्रेन्यूल्स अब्सेंट तो ए ग्रेन्यूलोसाइट। लेकिन अब हमने देखा कि ग्रेन्यूलोसाइट पहले बताओ डब्ल्यूबीसी है या नहीं है? है, डब्ल्यूबीसी है, कॉमन सेंस है। ये कैसी डब्ल्यूबीसी, जिनमें रेत पाई जाए। ठीक है, अब बेटा समझ, रेत जैसा स्ट्रक्चर पाया जाए।
अब बेटा मेरी एक बात बताओ, ग्रेन्युलोसाइट कहाँ बनती होगी? अबे WBC का एक टाइप है ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट कहाँ बनती होगी बॉडी में? क्वेश्चन है, ग्रेन्युलोसाइट कहाँ बनती होगी बॉडी में? रेड बोन, कॉमन सेंस लगाओ। अरे यार, जब मैंने कहा कि मेरा पूरा खानदान फलाने चीज से पैदा हुआ है, तो चाहे मेरा लड़का हो, चाहे मेरी लड़की हो, चाहे मेरी अम्मा हो, फिर फलाने नहीं पैदा किया ना। कॉमन सेंस लगा यार। जब मैंने बोल दिया कि RBC, WBC, प्लेटलेट, ये तीन की तीनों रेड बोन मैरो बनाती है, इसका मतलब क्या हुआ कि अब चाहे WBC कोई सी हो, चाहे ग्रेन्युलोसाइट हो, चाहे ए ग्रेन्युलोसाइट हो, कोई भी हो, वो कौन बनाएगा? रेड बोन मैरो। क्लियर? याद रखना, ब्लड में जितनी भी सेल है सब की सब कौन बनाता है? और कॉमन सेंस जब बोला मैंने RBC, WBC, प्लेटलेट, ये आपकी कौन बना रहा है? रेड बोन मैरो। तो अब WBC में चाहे ग्रेन्युलोसाइट हो, चाहे ए ग्रेन्युलोसाइट हो, दोनों बनाएगा कौन? कॉमन सेंस। अब बताइए, बता ग्रेन्युलोसाइट का ग्रेवयार्ड कौन होगा? कॉमन सेंस। क्यों? दरवाजा बंद कर भाई। हाँ, सेल के लिए, हाँ, क्योंकि RBC, WBC, प्लेटलेट तीनों का ग्रेवयार्ड एक ही है, स्प्लीन। तो अब WBC में ग्रेन्युलोसाइट का भी ग्रेवयार्ड वही होगा। क्लियर? तो अब बेटा अगली चीज देखना मेरी, मैंने देखा कि ग्रेन्युलोसाइट आपकी तीन अलग अलग प्रकार की हैं। अब जब भी मैंने कहा कि किसी चीज को डिवाइड करो, तो सबसे पहला सवाल किस बेस पर डिवाइड किया है? आधार क्या है? क्या आधार क्या है? तो यहां पर बेटा जो बेस है वो है फंक्शन, अर्थात ये तीन की तीनों जो होंगी, इनके फंक्शन क्या होंगे, काम करने के तरीके क्या होंगे? अलग अलग। क्लियर? मोड ऑफ फंक्शन अलग अलग है। सबका काम है बॉडी को रक्षा देना, बॉडी को डिफेंस देना, दुश्मनों से लड़ना, बाहर से आने वाले पैथोजन से लड़ना, लेकिन लड़ने का तरीका अलग अलग है। अब बेटा जल सेना हमारी जो है, जल सेना समझते हो ना? ठीक है, जल सेना है, थल सेना है, वायु सेना है। तीनों का काम है देश की रक्षा करना। अगर हम अपनी बॉडी को एक देश माने, एक कंट्री माने, तो हमारी WBC इसकी क्या कर रही है? रक्षा कर रही है। लेकिन क्या जल सेना, थल सेना, वायु सेना, क्या इन तीनों का लड़ने का तरीका सेम है? थल सेना बंदूक गोली चला रही है, जल सेना जल में लड़ाई कर रही है, वायु सेना ऊपर से बमबारी कर रही है। लड़ने का तरीका अलग है, मोड ऑफ फंक्शन अलग अलग है, लेकिन उसके बाद भी तीनों का काम है प्रोटेक्शन। क्लियर? कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगी। ठीक है, तो WBC का काम प्रोटेक्शन है। ठीक है, अब बेटा एक आपने सुना होगा बेटा, अक्सर ऐसा होता है कि अगर बस में हम जा रहे हैं तो अक्सर हम कहते हैं बहन जी जरा साइड हो जाइए, बोलते हैं ना बेटा। कभी नोटिस करना, कोई ऐसे नहीं बोलता बहन जी साइड हो जाइए। बहन में क्या होता है, बंदी साइड भी हो जाती है इज्जत से, और हमें बहन भी नहीं बोलना पड़ा। ठीक है, बहन हो गया। ठीक है, बोलते हैं बहन जी जरा साइड हो जाइए। तो बेटा बस एक ट्रिक याद रखना है पर, बहन क्या? बहन, BEN, बहन। या बेटा अगर तुमने कार्टून देखा हो तो अंकल बहन आते थे। ठीक है, नहीं देखा हो कोई बात नहीं बेटा, तो बहन याद रखना। ठीक। B से हुआ बांसोफिल। क्या? बैसो मत बोलना। क्या बोला? बांसोफिल। जो बोल रहा हूं वही बोलना। ठीक, बांसोफिल, BASOPHIL। ई से हुआ इयोसिनोफिल। क्या? इयोस, यू नहीं ससुर, इयोसिनोफिल। क्या? इयोसिनोफिल। और N से हुआ आपका न्यूट्रोफिल। चल भाई, अब मैं कह रहा हूं कि बेटा WBC कलरलेस है या कलर्ड है? कलरलेस है। कलरलेस चीज को अगर आपको माइक्रोस्कोप से देखना है तो पक्का उसे आपको पहले रंगना पड़ेगा, बगैर रंगे देख लोगे? कोई कलरलेस चीज है, मतलब आप उसके आर पार देख सकते हो, और लेकिन आप उसे देखना चाहते हो तो पहले क्या करो? रंग दो। अगर सोचो मैं कलरलेस हूं, मेरे इधर से लेकर उधर तक तुम देख सकते हो, लेकिन तुम्हें देखना है कि मैं देखने में कैसा हूं, तो तुम क्या करोगे? मेरे ऊपर क्या करोगे? रंग लोगे और रंग डाल दोगे। तो रंग जहां जहां पर रहेगा मैं दिखेगा भाई, हाँ ये स्ट्रक्चर है। सर बिल्कुल जो है हमारे मरगिल्ले जैसे है ना? अरे हाँ या ना? यस सर, बताते बेटा। अभी अब इधर देखना, बैसोफिल, इयोसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, तीनों की तीनों कलरलेस है। तो इन्हें देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? इन्हें रंगना पड़ेगा। नाम को पकड़ो ससुर, बैसोफिल। बताओ इसे एसिडिक डाई से रंगोगे, बेसिक डाई से रंगोगे, न्यूट्रल से? बेसिक डाई से। पक्का? तो बैसोफिल को हम किससे कलर करेंगे? बेसिक डाई से। अरे डाई लगाते हो ना, डाई खोपड़ी में, वैसे इनकी भी डाई आती है। अच्छा पढ़ो, इयोसिनोफिल। क्या? इयोसिनोफिल। इसमें जैसे फीलिंग आ रही एसिड की, इयोसिनो एसिडो, इयोसिनो एसिडो, इसका दूसरा नाम ही सच में एसिडोफिल है। क्लियर? तो बताओ इसको किस डाई से रंगोगे? एसिडिक डाई से। एकदम क्लियर। और बेटा जो न्यूट्रोफिल है, न्यूट्रल डाई से। एकदम क्लियर। चलो अब एक एक बात सुनते जाना बेटा, बैसोफिल, इयोसिनोफिल और न्यूट्रोफिल। अब अगर मान लीजिए WBC आपकी जितनी भी हैं उन्हें मैंने 100% मान लिया। कितना?
100%। तो बेसोफिल आपका होता है 0.5 से 1%। कितनी? 0.5 से 1%। इयोसिनोफिल आपकी होती है 2 से 3% और न्यूट्रोफिल होती है आपकी 60 से 65%। ठीक है बेटा, अब बताओ सबसे ज्यादा कौन सी डब्ल्यूबीसी है? न्यूट्रोफिल। भले मैंने ये नहीं पढ़ा है लेकिन कॉमन सेंस, टोटल 100 का अगर 65 यही है तो अब इससे ज्यादा तो कोई नहीं हो सकता। तो सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी डब्ल्यूबीसी पाई जाती है? न्यूट्रोफिल। अरे 10 लोग हैं टोटल और मिलके कमा रहे हैं पैसा। ठीक, मैंने 3 की सैलरी बता दी। मैंने कहा एक जो है टोटल कमाई का 2% कमाता है, एक आधा % कमाता है और एक 65% कमाता है। भले 7 की भले हमें कमाई ना पता हो, बस समझ गए 65% वाला सबसे अमीर है। तो बेटा न्यूट्रोफिल का परसेंटेज सुन के पता चल रहा है कि बेटा सबसे ज्यादा मात्रा में आपकी क्या होगी? न्यूट्रोफिल। क्लियर? सबसे ज्यादा नंबर में क्या होगी? न्यूट्रोफिल। अब बेटा सबके काम बाद में देखेंगे, पहले आगे हम बढ़ते हैं, आगे चीजों को देखते हैं। ये बताओ, ए ग्रेन्युलोसाइट बॉडी को डिफेंस देने में, प्रतिरक्षा देने में, पैथोजन से लड़ने में क्षमता देती है या नहीं? हाँ या ना? लेकिन बताओ क्या इनमें रेत मौजूद होती साइटोप्लाज्म में? नहीं बेटा। ए ग्रेन्युलोसाइट हमें 2 प्रकार की मिली। कितने प्रकार की? 2। तो बेटा जब भी हम किसी का प्रकार बांटने के हैं तो अब पहला सवाल किस बेस पे बांटा? ऐसे नहीं, ऐसे पूछा करो किस बेस पे, भीख नहीं मांगना, किस बेस पे बांटा? तो यहां पर भी बेस है मोड ऑफ फंक्शन, मतलब लड़ने का तरीका। बोलो। तो बेटा ए ग्रेन्युलोसाइट 2 प्रकार की, एक कहलाती है मोनोसाइट। क्या? मोनोसाइट। और एक कहलाती है लिम्फोसाइट। ठीक है। टोटल 100% अगर डब्ल्यूबीसी मैंने ली, एक बोतल में सिर्फ डब्ल्यूबीसी भरी, तो आपका 0.5 से 1% हुआ बेसोफिल, 2 से 3 हुआ आपका इयोसिनोफिल, 60 से 65 हुआ न्यूट्रोफिल। मोनोसाइट होती 6 से 8%। कितना बोला? 6 से 8। और लिम्फोसाइट होती 20 से 25%। सर जी एक्यूरेट बता दो, 6 या 8 ना? बेटा एक्यूरेट कैसे हो सकता है तुम्हारे में थोड़ी ज्यादा हो, मेरे में थोड़ी कम हो सकता है तुम्हें इन्फेक्शन हुआ हो सकता है मुझे इन्फेक्शन नहीं हो। क्लियर? तो इस वजह से हम एक रेंज ले लेते हैं यहां से लेकर यहां तक। क्लियर? अब सबसे पहला काम, सभी का परसेंटेज एक बार मेरे साथ बोलो, तेज बोलना, बुलंद आवाज में। बेसोफिल 0.5 से 0.5 से 1, 0.5 से 1, बेसोफिल 0.5 से, बेसोफिल 0.5 से, अरे मुर्दा तेज बोल, बेसोफिल 0.5 से, 0.5 से, इयोसिनोफिल 2 से, इयोसिनोफिल 2 से, इयोसिनोफिल 2 से, इयोसिनोफिल 2 से, बुलंद बोल, इयोसिनोफिल 2 से, जवान जोश में, इयोसिनोफिल 2 से, न्यूट्रोफिल 60 से, न्यूट्रोफिल 60 से, न्यूट्रोफिल 60 से, न्यूट्रोफिल 60 से, बेसोफिल 0.5 से, बेसोफिल 0.5 से, इयोसिनोफिल 2 से, न्यूट्रोफिल 60 से, मोनोसाइट 6 से, हाँ 8, मोनोसाइट 6 से, मोनोसाइट 6 से, मोनोसाइट 6 से, मोनोसाइट 6 से, लिम्फोसाइट 20 से, लिम्फोसाइट 20 से, लिम्फोसाइट 20 से, मोनोसाइट 6 से। चलो बताना चालू करो। बेसोफिल 0.5 से, इयोसिनोफिल 60 से, 2 से 3, गुड। न्यूट्रोफिल 60 से, मोनोसाइट 6 से, लिम्फोसाइट 20 से, अच्छा मोनोसाइट 6 से 8, अच्छा बेसोफिल 2 से 3, गुड। गलत। बेसोफिल 0.5 से 1, तुम्हें क्या लगा 2 3 याद कर लोगे, 0.5 1 याद कर लोगे? अरे किसके लिए बोल रहे हो? चल भाई लास्ट बार, बिल्कुल बुलंद आवाज में जवानों। बेसोफिल 0.5 से, 0.5 से, बेसोफिल 0.5, बेसोफिल 0.5, इयोसिनोफिल 2 से, इयोसिनोफिल 2 से, इयोसिनोफिल 2 से, इयोसिनोफिल 2 से, न्यूट्रोफिल 65, 60 से 65, न्यूट्रोफिल 60 से, न्यूट्रोफिल 60 से, मोनोसाइट 6 से, मोनोसाइट 6 से, मोनोसाइट 6 से, न्यूट्रोफिल 60 से 65, मोनोसाइट 6 से 8, लिम्फोसाइट 20 से 25। अब खट 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 सुनाते चले जाओ। मोनोसाइट, मोनोसाइट 6 से 8, लिम्फोसाइट 20 से 25। अच्छा अब पूरा तुम बताओगे। अच्छा ये बताओ न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल सर होती है सर 60 से 65। गुड। इयोसिनोफिल, इयोसिनोफिल होता है 2 से 3%। हाँ गुड। अगला ये बताओ बेसोफिल, 0.5 से 1%। 0.5 भी बोल दिया करो बालक। अगला लिम्फोसाइट 20 से सर 25, डब्ल्यूबीसी 100%। तब ये रेशियो आया। बताओ सबसे कम कौन होती है नंबर में? सबसे कम होता है बेसोफिल। बेसोफिल दिख रहा है। तो सबसे कम नंबर में क्या होगी आपकी? बेसोफिल। सबसे ज्यादा नंबर में क्या होगी आपकी? न्यूट्रोफिल। इतनी बातें क्लियर? अब इतना छापना है, छापना है, पूछ रहा हूं। हाँ भाई जवानों जल्दी छापिए।
शो हो गया? चलिए आइए। तो हमने देख लिया कि WBC दो प्रकार की, ग्रेन्युलो। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि मार्ट साहब ये बताइए कि मोनोसाइट और लिम्फोसाइट को स्टेन नहीं करते हैं भैया, ये भी कलरलेस है, लेकिन इसकी स्टेनिंग नेचुरल डाइज से करते हैं, वो आपको जाननी नहीं, वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अब चलिए आप एक काम करिए, दो बेसिक डाई का नाम लिखिए, आपको याद रखनी है। दो बेसिक डाई का नाम लिखिए, दो बेसिक डाइज का नाम आपको याद रखना है। एक सैफ्रनिन, अभी आगे और डाई आएंगी, और एक मिथाइलिन ब्लू। ठीक है, दो एसिडिक डाई का नाम अभी याद कर लीजिए। वैसे एसिडिक डाई बेटा बहुत कम यूज होती है माइक्रोबायोलॉजी में, याद रखना एसिडिक डाई ज़्यादा यूज नहीं, ज़्यादा बेसिक डाई यूज करते हैं। एसिडिक डाई में दो एग्जांपल लिखिएगा, एक इयोसिन हो गई, नाम देखो बताया था ना, इयोसिनोफिल, इयोसिन। अगला फ्यूजन, तो बेसिक डाई सैफ्रनिन, मिथाइलिन ब्लू, एसिडिक डाई इयोसिन और फ्यूजन। ठीक है, चलिए आइए अब बातें करते हैं फंक्शन की सबके। तो बेटा क्या हुआ था, WBC दो प्रकार की, ए ग्रेन्युलोसाइट और ग्रेन्युलोसाइट। सबसे पहले ए ग्रेन्युलोसाइट आपकी मैंने बताई 3 टाइप्स की ऑन द ग्रेन्युलोसाइट आपकी 3 टाइप्स की ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फंक्शन, फंक्शन करने का तरीका। वो तो जगह कम थी, इस वजह से फंक्शन लिख रहे थे। तो बेटा सबसे पहले नाम क्या आया था, बेसोफिल, इयोसिनोफिल और न्यूट्रोफिल। फंक्शन तुम्हें रटना नहीं है, सिर्फ सुनते जाना है। बेटा बेसोफिल को बेसोफिल पढ़ने को बोला है या बासोफिल? बासोफिल, बहुत अच्छे, शाबाश। तो बेटा बासोफिल, अब मेरी बात समझना, पहले बताओ बासोफिल कितनी होती है, 0.5 से 1%, और इसे हम किससे स्ट्रेन करेंगे, बेसिक डाई से। बेटा ये जो बासोफिल है, ये बताओ, अब कॉमन सेंस लगाना कि बेटा अगर तुम्हें बसियाँ हैं, लठियाँ हैं, खींच के एक बांस लें और ऊपर से तक नीचे तक बेटा तुम्हें बसियाँ हैं, तो बताओ बेटा पूरी बॉडी लाल पड़ जाएगी या मजा आ जाएगा? लाल पड़ जाएगी। दर्द होगा? सूजी है? बस बिल्कुल, सूजन आ जाएगी, पक्का दर्द होगा। अच्छा बताओ, कभी देखो बेटा जहाँ पर तुम्हें लाठी पड़ी होती है उसके अगल बगल खुजली होती है या नहीं होती है? होती है। ये बताओ अगर वहाँ पर लाल पड़ जाएगा मतलब वहाँ ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो गई या कम हो गई है? ज़्यादा हो गई है। अच्छा गर्मा गर्म लगेगा छूने में? अगर बेटा खींच के कंटाब मारे या खींच के बांस मारे तो ये सारी चीज़ आपका होगा या नहीं होगा? जल्दी बताओ, होगा। बेटा इसे बोलते हैं इन्फ्लामेशन। क्या बोलते हैं? इन्फ्लामेशन। ये बताओ कई बार तुम ऐसा करते हो ना कि इन्फ्लामेशन और उडीमा, इन्फ्लामेशन कोई सूजन समझ लेते हो ना, मानते हो या नहीं? इसे गलत मानते हो? ऐसा नहीं होता है, इस चीज़ को यहाँ मैं क्लियर कर रहा हूँ। बेटा उडीमा, क्या बोला? उडीमा का मतलब होता है इज इक्वल टू स्वेलिंग, इज इक्वल टू सूजन। लेकिन इन्फ्लामेशन क्या होता है? इन्फ्लामेशन बड़ा टर्म है। इन्फ्लामेशन के अंदर एक कैरेक्टर है आपका सूजन आना। इन्फ्लामेशन के अंदर एक कैरेक्टर है सूजन आना। ठीक है, इसे रुकिए, मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए बेसिक मजबूत करेगी, तो मैं इसे एक स्पेस पे लिख दे रहा हूँ कि आपका इडीमा इज इक्वल टू स्वेलिंग इज इक्वल टू सूजन। ठीक है, और इन्फ्लामेशन का मतलब क्या होता है? अभी तक आपको यही आइडिया होगा ना कि इन्फ्लामेशन मतलब सूजन ना, कि कुछ और था? सही बताओ, यही था ना? पता है? सही क्या बताओगे? यही पता ही होगा। पता था, इतना पता था कि नहीं? अब बेटा इन्फ्लामेशन का मतलब इसके सिम्टम्स याद करना है तो कुछ नहीं बेटा, खींच के अपने आप को एक कंटाब मारना है, खींच के अपने आप को एक बांस मारना। तो जो कुछ हो एग्जाम में यही करना, ठीक है? जो कुछ हो तुम्हारी बॉडी में वहाँ पर वही इन्फ्लामेशन है। तो अगर बेटा खींच के कंटाब मारेंगे तो आपका वहाँ पर क्या दिखेगी? रेडनेस, गर्मा गर्म माहौल हो जाएगा वहाँ का, हॉटनेस, पक्का। रेडनेस मतलब ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी बेटा? ज़्यादा। तो ब्लड सप्लाई वहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी, उसके साथ साथ एडिमा, वहाँ पर स्वेलिंग आएगी, आएगी या नहीं आएगी? पेन, इचिंग होगी या नहीं होगी? तो बेटा इतनी सारी चीज़ें होंगी तब हम बोलते हैं उसको क्या? आपका इन्फ्लामेशन। ठीक है, लेकिन आम तौर पर बायोलॉजी क्या करती है कि उडीमा को ही इन्फ्लामेशन बोल देती है, लेकिन सच क्या है कि इन्फ्लामेशन के एक सिम्टम में आता है आपका क्या? उडीमा। समझ में आ गया लल्ला भाई? चलिए इधर आइए जरा एक सेकंड के लिए।
इधर आइए। हाँ बेटा, अब जैसे मान लो ये सांड है, ठीक है। अब अगर बताओ, ये तो पहले ही सूझा है। अब अगर बेटा मैं इसकी बात करूं, हाँ, तो बेटा अगर मान लो इन्हें खींच के कंटाप मारे, ठीक है, तो वहां पर बेटा क्या होगा, गर्मा गर्म लगा, ठीक है। जहां बेटा कंटाप तेज पड़ेगा, थोड़ी देर बाद अगल बगल क्या होगी, खुजली मचेगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर लाल पड़ेगा, सूजन आएगी, ठीक है। अगर लाल पड़ गया तो यहाँ खून बढ़ गया कि कम हो गया? बढ़ गया। बताओ भाई, इनको बायोलॉजी इन्होंने कभी पढ़ी नहीं, लेकिन भाई साहब साइंटिस्ट वाले जवाब दे रहे हैं। अच्छा, दर्द महसूस हुआ तो बोलो तुम्हें इन्फ्लामेशन हो गया। क्या हो गया? इन्फ्लामेशन। क्या? इन्फ्लामेशन। हाँ, चलो बिल्कुल सही। तो बेटा इन्फ्लामेशन, हाँ अंकल है बेटा, ये सही कह रहे हो। तो बेटा तो इन्फ्लामेशन, अब बताओ इन्फ्लामेशन होना अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज खतरनाक है, इन्फ्लामेशन होना अच्छी चीज है। पूछो क्यों? मान लो मेरी बॉडी में इन्फेक्शन हुआ, बैक्टीरिया जहां घुसा हुआ है, तो वहां पर क्या होता है बेटा, इन्फ्लामेशन हो गया। तो इन्फ्लामेशन मतलब ब्लड सप्लाई बढ़ गई, ब्लड सप्लाई बढ़ गई मतलब वहां पर डब्ल्यूबीसी पहुंचेगी ज्यादा या कम? पहले की तुलना में ज्यादा। इसका मतलब इन्फ्लामेशन होना अच्छी चीज है, ये हमारा एक इम्यूनो रिस्पॉन्स है। बैक्टीरिया जहां घुसेगा वहां पर इसी वजह से देखो क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, ताकि ब्लड सप्लाई ज्यादा बढ़े और डब्ल्यूबीसी ज्यादा पहुंचे। क्लियर? तो इन्फ्लामेशन होना मतलब अच्छी बात है, ठीक है। तो सूजना अच्छी बात है, गॉट इट। चलो स्टाइलर देना। अब बेटा हम अगर आगे बात करें, इन्फ्लामेशन की, तो बस याद रखना कितना आसान है, बांसोफिल, बांस खींच के मारेंगे तो क्या होगा, इन्फ्लामेशन। इसका मतलब इन्फ्लामेटरी रिएक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? आपका बेसोफिल। क्लियर? पक्का? अब मान लो बेटा क्लास चल रही है, क्लास के बीचों बीच एक बच्ची खड़ी होकर हमसे कह दे कि सर पीछे से कोई जो है डिस्टर्ब कर रहा है, हम भैया हमारे बांस सांस लेके उतर आए, ठीक है। और वैसे भी बेटा कन्याएं ऐसी होती हैं कि टीचर साथ में होते हैं तो अपना अलग ही टेंशन में रहती हैं। हमारे एकदम टेंशन में गई उस समय जिलाधिकारी बन के, गुस्से में बेटा। अब अंग्रेजी तो इतनी आती नहीं है कन्याओं को, तो क्या कहेंगी कि बस थोड़ी दूर चलेंगी, बस सर ही इज, यही लड़का है, मारिए इसको, ठीक है। बेटा ऐसा सोचना मत, मैं पूरा पक्ष सुनता हूँ, ठीक है। और बेटा अहिंसावादी हूँ, ठीक है। तो बेटा याद रखना, बांस लेकर गुरुजी चले और जैसे लड़के को देखा जिसने बदतमीजी करी है, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं लड़के ही हमेशा करें बेटा। तो बेटा एक पिन ड्रॉप साइलेंस। अब यहां पर बेटा क्या होगा, तो उसने क्या बोला, बस सर ही इज। पक्का? इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं कि इज बोल पाए, तो इस वजह से ट्रिक याद रखना, बस सर ही हिज। क्या? बस सर ही हिज, ठीक है। आदर्श दुबे मजा ले रहे हो बेटा हिंसावादी का, है। बस सर ही इज, ठीक है। बस से हुआ बांसोफिल, गुरुजी बांस लेकर आए। सर से हुआ सेरोटोनिन। क्या हुआ? सेरोटोनिन। ही से हुआ हिपेरिन। कौन है रिन? हिपेरिन। हिस से हुआ हिस्टामाइन। क्लियर? तो आपका जो बेसोफिल है ये वो तीन केमिकल निकालता है। कौन कौन? सेरोटोनिन, हिपेरिन और हिस्टामाइन। कौन कौन? एक बार साथ में बोलो, बोलो बस सर। ऐसे नहीं, प्रोटेक्शन में बस सर ही इज कि हिज, क्योंकि किसने बोला है? कन्या ने। गुड, तुम भी कन्या ही हो बेटा, ये भी बता दे रहे हैं। बस से क्या हुआ? बेसोफिल। सर से क्या हुआ? सेरोटोनिन। अच्छा, और ही से हुआ हिपेरिन, हिस से हुआ हिस्टामाइन। क्लियर? अच्छा, अगर मैं अपना खून निकाल के बाहर रख दूं, ठीक है, तो बेटा जम जाता है, लेकिन क्या खून आपके ब्लड के पाइप में जमता है? नहीं, क्योंकि ब्लड में एक केमिकल पाया जाता है जिसका नाम है हिपेरिन। हिपेरिन खून को जमने नहीं देता है। जमने को अंग्रेजी में बोलते हैं कोगुलेशन, ठीक है। तो बेटा नहीं जमने दे रहा है, मतलब ये एंटी कोगुलेंट हुआ। एंटी का मतलब क्या हुआ? अगेंस्ट कोगुलेशन। क्लियर? बेसोफिल के काम हो गए खत्म। क्लियर? बस सर ही इज, सेरोटोनिन, हिपेरिन, हिस्टामाइन। मेरे साथ 5 बार बुलंदी से। सेरोटोनिन, सेरोटोनिन, हिपेरिन, हिस्टामाइन। सेरोटोनिन, हिपेरिन, हिस्टामाइन। जहां बैठे हो बुलंदी से बोलो, शर्माओ नहीं। क्लियर? सेरोटोनिन, सेरोटोनिन, हिपेरिन, हिस्टामाइन। सेरोटोनिन, हिपेरिन, हिस्टामाइन। सेरोटोनिन, हिपेरिन, हिस्टामाइन। सेरोटोनिन, हिपेरिन, सेरोटोनिन, सिस्टर नहीं बेटा, हिस्टामाइन। गॉट इट। चलो बेसोफिल का खेल खत्म। अब नंबर आता है इयोसिनोफिल। क्या? इयोसिनोफिल। क्लियर? ये बताओ बेटा, कभी वॉशरूम साफ किया है? किया है कि नहीं किया है? बहुत अच्छे बेटा, प्रैक्टिस अभी से चालू है। ये बताओ, उसमें कई बार देखा होगा वॉशरूम में बेटा हम लोग एसिड वेसिड डाल देते ताकि बैक्टीरिया मर जाए। अरे बोलो, ये ट्रिक बता रहा है, ठीक है। इयोसिनोफिल। दूसरा नाम एसिडोफिल। अरे
एसिडिक डाई डालते हो ना इसको देखने के लिए, तो एक ट्रिक बना लो बेटा कि बेटा इन्फेक्शन से बचने के लिए हम लोग बाथरूम में क्या डालते हैं, एसिड, पक्का। तो इन्फेक्शन जब आपकी बॉडी में होगा किसी भी प्रकार का, तो इओसिनोफिल का नंबर बहुत ज्यादा हो जाता है, क्लियर। तो इन्फेक्शन में रोल किसका होगा, इओसिनोफिल। बेटा कई बार देखा होगा कि बहुत लोग को एलर्जी होती है, ठीक है। एलर्जी कहने का मतलब क्या होता है, व्हाट इज एलर्जी? एलर्जी इज हाइपर सेंसिटिविटी टू एनीथिंग। सेंसिटिविटी इज गुड, हाइपर सेंसिटिविटी इज बैड, ठीक है। सेंसिटिविटी है किसी चीज को लेकर तो ठीक है, अगर मान लीजिए धूल आपके सामने उड़ी और आप एक बार छींके तो इट्स नॉर्मल, लेकिन अगर धूल एक बार उड़ी, ठीक है, और आप 50 बार छींके, इसका मतलब आपको धूल से क्या है, एलर्जी। मतलब किसी भी चीज को लेकर हाइपर सेंसिटिव होना आपकी कहलाती है एलर्जी। बेटा हृदयांश शुक्ला, सेरोटोनिन का फंक्शन पूछ लो बेटा, इतने फंक्शन में गिनाता रह जाऊंगा, ठीक है। सेरोटोनिन के काम को हम देखेंगे, वो भी बहुत ही हल्के लेवल पर आपका यहां पर जाकर जब मैं आपको बातें करूंगा कनेक्टिव टिश्यू में, तब वहां पर आएगा हृदयांश, क्लियर है। अगर बहुत ज्यादा जानने की चुल्ल काटी है तो कहो बता दें सेरोटोनिन के फंक्शन, ठीक है, लिख दो, जानना है, ओके गुड, दैट्स लाइक अ गुड स्टूडेंट। तो बेटा इन्फेक्शन में कौन सी बढ़ेगी आपकी, इओसिनोफिल, ठीक है। तो बेटा कई बार देखा होगा लड़कियां मेटल्स का बैंगल पहनती है, मेटल समझते हो ना, ठीक है। मेटल्स का क्या कहती है, बैंगल पहनती है, बैंगल समझते हो ना, अरे कंगन वंगन निपोरा झाम, कंगन पहनती है। देखा बेटा कई बार होता है मेटल्स का बैंगल पहनने वाली लड़कियों को कुछ अगर उन्हें मेटल से एलर्जी है तो वहाँ दाने आ जाते हैं, रैशेस आ जाते हैं, लाल लाल पड़ जाता है, देखा होगा। यही देखते हो तुम बेटा, बस यही देखो तुम, जिंदगी में कुछ ना कर पाओगे, लिख के ले लो। इधर देखो, अब बेटा जब भी रक्षाबंधन आया ऐसा कोई रक्षाबंधन नहीं रहा है कि मैंने अपनी बहन को कुछ गिफ्ट ना किया हो, हर बार एक ही चीज़ गिफ्ट किया है, ठीक है, मेटल का कोई बैंगल, ठीक है। अब चाहे वो गोल्ड का हो, चाहे सिल्वर का हो, चाहे लोहे का हो, देता मेटल का ही हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके मेटल से एलर्जी है, ठीक है। और उसके साथ में बेटा अगर पहन के सो भी गई तो करंट उसकी बॉडी में छोड़ना आसान है, ठीक है। अरे मेटल इज अ गुड कंडक्टर, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बेटा याद रखना एलर्जी जो है, एलर्जी के दौरान, एलर्जिक रिएक्शन के दौरान भी आपकी क्या बढ़ जाती है, इओसिनोफिल। तो इन्फेक्शन और एलर्जिक रिएक्शन, इन्फेक्शन और एलर्जिक रिएक्शन, इन दोनों में रोल किसका है, इओसिनोफिल का। नाउ न्यूट्रोफिल का काम अभी नहीं देखेंगे, पहले मेरा बच्चा मुझे पढ़ाएगा कि ए ग्रेन्युलोसाइड कितने प्रकार की होती है। ए ग्रेन्युलोसाइड बेटा कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। बेटा इन्हें चाहे ग्रेन्युलो को बांटा चाहे ए ग्रेन्युलो को, किस आधार पर बांटा है कि फंक्शन करने का तरीका कैसा है, मतलब बॉडी को ये बचाती कैसे है। तो मोनोसाइट हो गया और लिम्फोसाइट हो गया। जो आपका मोनोसाइट है वो 6 से 8%, लिम्फोसाइट 20 से 25%। अब बेटा मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल अच्छे से समझना इसको। मोनोसाइट और आपका, मोनोसाइट के साथ कौन हो गया, मोनोसाइट के साथ लिम्फोसाइट हुआ, मोनोसाइट के साथ न्यूट्रोफिल, मैं जो बोल रहा हूं उसे सुनो बस। मोनोसाइट के साथ जो आपका न्यूट्रोफिल है, इन दोनों का फंक्शन एक ही जैसा है, इसलिए मैं इन दोनों को एक ब्रैकेट में ले रहा हूं, ठीक है, एक बॉक्स में ले रहा हूं। इन दोनों का काम है फैगोसाइटोसिस करना। क्या करना, फैगोसाइटोसिस करना। फैगोसाइटोसिस कहने का मतलब बेटा इधर देखना बेटा, फैगो मतलब होता है फेजी करना, मतलब खाना। ये क्या करती हैं पूरी की पूरी, जैसे मान लो ये आपकी मोनोसाइट है और ये बेचारा नन्ना सा बैक्टीरिया है, ये पूरे का पूरा बैक्टीरिया चाँप जाती हैं, समझ में आ गया। तो इसी को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, क्लियर। फैजी मतलब होता है खाना, कॉप्रोफैजी, क्लियर। कॉप्रो, कॉप्रो का मतलब समझते हो, फीकल मैटर को बोलते हैं कॉप्रो। तो बेटा जो लोग फीकल मैटर खाते हैं वो क्या कहलाएंगे, कॉप्रोफेजी। गुरुजी को ऐसे एग्जांपल मिलते हैं, क्लियर। कॉप्रोफिलस जो फीकल मैटर लविंग होते हैं, समझ में आया बेटा तुम्हें, क्लियर। जिन्हें फीकल मैटर खाना पसंद होता है वो कहलाते हैं कॉप्रोफिलस, ठीक है। फीकल मैटर समझ पाए, हाँ ठीक है, गुड बेटा, शाबाश। तो अभी क्या है, ये क्या करेंगी, पूरे का पूरा बैक्टीरिया खा जाएंगी। अब नंबर आया किसका, लिम्फोसाइट का। जो हमारी लिम्फोसाइट है बेटा, ये लिम्फोसाइट आपकी ये 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है। लिम्फोसाइट 2 प्रकार की, एक कहलाती है बी लिम्फोसाइट और एक कहलाती है टी लिम्फोसाइट, क्लियर। अच्छा बेटा, जैसे अगर मेरा गाँव की बात करो जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, ठीक है, जहाँ पर मुझे रिलीज किया गया, जहाँ पर मैं लॉन्च हुआ हूँ, उस जगह का नाम है प्रतापगढ़। बहुत ही शरीफों का इलाका है, वहाँ मेरे जैसे शरीफ पाए जाते हैं। तो बेटा प्रतापगढ़ में मैं पैदा हुआ हूँ, लेकिन आज मेरी पहचान किस डिस्ट्रिक्ट की वजह से है, कानपुर की वजह से, क्लियर। तो बेटा जहाँ आप पैदा हुए हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लियर। जहाँ आपका काम बोलेगा वहीं से आप जाने जाओगे। बोलो, आज अगर आपसे कोई बोले कि आप किसी को कहो कि अरे यार कानपुर जाना, तो फिर वो साहिल सर से पढ़ लेना, ठीक है, तो तुम ये थोड़ी बोलोगे प्रताप बेटा वो प्रतापगढ़ में पैदा होने वाले साहिल सर से पढ़ लेना, ये नहीं बोलोगे। आप वहां बोलोगे जहां से मेरा काम बोलेगा, क्लियर।
तो अब पहला मेरा सवाल है बी और टी लिम्फोसाइट, क्या बोला, लिम्फोसाइट दो प्रकार के बी और टी, ठीक है, बी और टी लिम्फोसाइट, इन दोनों में बेटा ये बताइए कि दोनों में रेड बोन मैरो में कौन वाली बनेगी? दोनों बनेगी, क्योंकि पूरी की पूरी डब्ल्यूबीसी में ही बनती है, बनती दोनों रेड बोन मैरो में है, पैदा दोनों रेड बोन मैरो करती है, लेकिन दोनों मैच्योर कहां पर होती हैं, दोनों लड़ना कहां सीखती हैं कि बैक्टीरिया से लड़ना कहां है, इस आधार पे नाम पड़ा है बी और टी। क्लियर? अगर बोन मैरो में बनी है बोन मैरो में तो दोनों बनी है, अगर बोन मैरो में ही बनी है और बोन मैरो में ही मैच्योर हो गई तो वो कहलाती है बी लिम्फोसाइट, बी इज रिलेटेड टू बोन मैरो, ठीक है, मैच्योर अगर बोन मैरो में हुई तो बी लिम्फोसाइट। लेकिन बेटा एक ग्लैंड होती है यहां पर, थाइमस ग्लैंड, यहां पर देखो, यहां पर छुओ अपने, यहां पे एक हड्डी होती है, ठीक है, इस हड्डी को बोलते हैं स्टर्नम। कौन सी हड्डी? जब लोकोमोशन पढ़ाएंगे ना तो आप ओरिजिनल कंकाल देखोगे, बिल्कुल लाइव कंकाल अंकल का। तो अब बेटा हम क्या कह रहे हैं, स्टर्नम, इसी अपनी स्टर्नम को बेटा क्या करो, पकड़ो और उखाड़ के फेंक दो, ठीक है, तो इसी के जस्ट नीचे यहां पर पाई जाती है आपकी थाइमस नाम की ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? थर्मस नहीं, थाइमस। क्लियर? ये जो थाइमस ग्लैंड होती है, अगर लिम्फोसाइट वहां जाकर मैच्योर हुई तो वो क्या कहलाएगी? टी लिम्फोसाइट। तो टी का मतलब यहां पर क्या हुआ? थाइमस। एकदम क्लियर? तो मैच्योर कहां पर हुई, इस आधार पर नाम पड़ा कि पैदा कहां पर हुई? मैच्योर, क्योंकि पैदा तो दोनों बोन मैरो में हो रही है, लेकिन अगर बोन मैरो में ही मैच्योर हो गई तो बी लिम्फोसाइट, लेकिन अगर थाइमस में जाकर मैच्योर हुई टी लिम्फोसाइट। क्लियर? अब बेटा बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, इनके फंक्शन याद करने का एक तरीका बताता हूं, ठीक है बेटा, बोलो वायुसेना, वायु नहीं वायु, हाँ बिल्कुल सही, वायुसेना। तो बी लिम्फोसाइट को समझो ये आपकी वायुसेना है। क्लियर? अब बेटा थल सेना समझते हो ना, जो खुद जाकर लड़ाई करती है, तो टी से हुआ आपका थल सेना। अब इतना याद रखना बेटा, अरे थल सेना इंडियन आर्मी, ठीक है। वायुसेना क्या करती है बेटा कि वायुसेना जब लड़ने जाती है तो अपना जो लड़ाकू विमान होता है उसको नीचे उतारती है दुश्मन में के खेमे में, और उसके बाद जाकर घूसा मार के चली जाती है। ऐसा करती है? नहीं बेटा, वो ऊपर ही ऊपर से बम छोड़ना चालू करती है। क्लियर? लेकिन क्या ऐसा थल सेना करती है? वो तो बेटा आमना सामना करके लड़ती है, पक्का। तो बेटा बताओ इन तीनों में बम कौन मारेगा? बी लिम्फोसाइट की टी? वायुसेना। मतलब बी लिम्फोसाइट या टी? बी लिम्फोसाइट मतलब वायुसेना, टी लिम्फोसाइट मतलब थल सेना, टी से थल, बी से वायु। तो बम कौन मारेगा? वायुसेना। क्लियर? और बेटा इस बम का नाम होता है एंटीबॉडी। समझ में आया? एंटीबॉडी नाम के बम फेंके जाते हैं बैक्टीरिया के ऊपर। क्लियर? और थल सेना खुद जाकर लड़ाई करेगी। एकदम क्लियर है? क्या सारे का काम क्लियर? चलो, बांसोफिल, अगर खींच के बांस मारेंगे तो इन्फ्लामेशन होगा, मतलब इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। अगर कन्या वाला एग्जांपल याद हो गया होगा, बस सर ही हिज, इज नहीं, इतना नहीं उनको अंग्रेजी आती है बेटा, कन्याओं को अंग्रेजी आती है सिर्फ इतनी, हेलो हाय ओके बाय, पांचवा कुछ नहीं। अगर बेटा कन्या कोई बैठी हो तो बुरा मत मानना बेटा, ठीक है, मेरी भी बहन है, ठीक है, तो वास्तविकता मैं जानता हूं, ठीक है। इधर लड़के देखो कितना खुश हैं। मंतशा मोइन, ऐसा नहीं है, यू आर रॉन्ग सर। अब बताओ भाई, ये हमारी चेली है, कह रही हमको यू आर रॉन्ग, मतलब टीचर इज रॉन्ग। अगर मैं लड़कों को कोई बोल दूं ना बुरा, लड़के बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे, लड़के कहेंगे गुरु जी हैं, चाहे जो बोले बस सिखाएं हमको। इनको देखो मुंह बना ली टेढ़ा। इधर देखो बेटा, इधर बेटा, इधर 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 इधर, अब इधर 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 सभी लोग, चलो अब बेटा समझना मेरी बात अच्छे से। सादिया फरीद, अरे सर हम भी नहीं माने बुरा, अरे मान भी जाओगी तो क्या कर लोगी, चलो इधर आओ। बस सर ही इज, बेटा सर से सेरोटोनिन, ही से पेरिन, हिस्से हिस्टामाइन, ठीक है। अच्छा बेटा इओसिनोफिल का काम क्या है? इओसिनोफिल इन्फेक्शन में बढ़ जाएगी। क्लियर? और दूसरा बेटा आपका एलर्जिक रिएक्शन के दौरान, क्लियर, इन्फेक्शन वाला याद हो गया बेटा, एसिड डालते हैं हम लोग, ठीक है, ये मुंह पे मत डाल लेना, कभी इन्फेक्शन हो HIV का तो मुंह पे डाल लो तुम एसिड, ऐसा नहीं करना, ठीक है। न्यूट्रोफिल मोनोसाइट फैगोसाइटोसिस करेगी। लिम्फोसाइट दो प्रकार की, बी और टी, बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी मारेगी और टी लिम्फोसाइट थल सेना है तो खुद जाकर लड़ेगी। क्लियर? तो बेटा अब मैं कह सकता हूं कि लिम्फोसाइट का काम है इम्यूनो रिस्पॉन्स देना। बोलो हाँ या ना? अरे बोलिए हाँ, बिल्कुल सही। अब बेटा सोचो, गजब की कहानी है, गजब की कहानी है कि हमारी बॉडी क्या है, एक देश है, एक कंट्री है, इसमें क्या है, पूरी की पूरी आर्मी टहल रही है, ठीक है, हमारे खून में। आर्मी का नाम क्या है? WBC। लेकिन वो आर्मी भी दो प्रकार की, एक रेतही, एक नॉन रेतही।
रेतही मतलब ग्रेन्युलोसाइट, नॉन रेतही मतलब ए ग्रेन्युलोसाइट, लेकिन हर किसी के लड़ने का तरीका अलग। मान लो मेरी बॉडी में किसी छेद से बैक्टीरिया घुस गया, तमाम है, किसी से घुस गया, ठीक है, बोलिए। अब अगर बॉडी में वो एंट्री कर गया बेटा, तो अब सबसे पहला क्या होगा, बॉडी पहचान जाएगी कि विदेशी आया है। विदेशी मतलब कोई बाहरी माल आया है, कोई बाहरी आइटम आया है। बोलो बेटा, अपना देखो, एक बॉडी की एक प्रॉपर्टी है, इसे कभी भूलिएगा मत, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूँ, ये फिलॉसफी है। यहाँ पर एक फिलॉसफी वाली बात बता रहा हूँ कि हमारी बॉडी की एक प्रॉपर्टी है कि बॉडी अपना माल पहचानती है, लेकिन कोई भी पराया माल उसकी बॉडी में एंट्री करेगा वो उसे विदेशी समझ के पेल देगी। अगर मैं तुम्हारा लिवर उठा के अपने लगा लूँ, अगर मैं तुम्हारा लिवर उठाऊं और अपने ट्रांसप्लांट कर लूं, लगा लूं, तो क्या मेरी बॉडी उसे अपना लिवर मान लेगी? उस पर अटैक कर देगी। अब तुम कहोगे लेकिन सर मान लीजिए आपका लिवर खराब हो गया, आपने हमसे लिवर ले लिया और लगा लिया, तब तो सर अच्छी बात है, आपकी बॉडी टनाटन चलेगी, तो आपकी बॉडी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। बॉडी नहीं जानती कि लिवर खराब हुआ, लिवर ट्रांसप्लांट हुआ, डॉक्टर फलाने थे उन्होंने किया, ये नहीं। बॉडी कहती विदेशी माल, नो एंट्री। अब बॉडी पहचानती कैसे है कि विच माल इज विदेशी एंड विच माल इज देसी, कौन अपना आइटम है कौन पराया आइटम है? तो बेटा हम जिन चीजों के साथ पैदा हुए हैं, क्या बोला, जिन चीजों के साथ ये क्या है, बच्चा है, जिन चीजों के साथ हम पैदा हुए हैं उन चीजों को बॉडी अपना मानेगी, बाकी सारा माल पराया। क्या जब मैं पैदा हुआ था तो मेरी बॉडी में बैक्टीरिया था? है नहीं, तो बैक्टीरिया क्या हुआ? पराया। हाँ पराया, क्लियर। अच्छा अब बताओ बेटा, मेरी बॉडी में वायरस था? नहीं, तो अगर वायरस घुसेगा तो क्या हुआ? फॉरेन एजेंट हुआ, ठीक है, हमारी बॉडी पे उसे पराया मान के अटैक करेगी। अब मान लो मेरे बॉडी के क्या इसलिए कैंसर की सेल बॉडी डिस्ट्रॉय नहीं करती है? बिल्कुल सही ईदान शुक्ला, ठीक है, वैज्ञानिक भवा बिल्कुल सही है, ठीक है। हाँ आप समझना बेटा। अब मैं क्या कह रहा हूं, मान लो मेरी बॉडी के किसी छेद से कोई विदेशी आइटम आ गया, अब चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, विदेशी आइटम है, मेरी बॉडी जैसे वो एंट्री करेगा, ठीक है, मेरी बॉडी में तुरंत जो है सिग्नल आ जाएगा कि विदेशी आइटम आया, विदेशी आइटम आया, क्लियर। अब ये सिग्नल किसके पास जाएगा? ब्रेन के पास, ठीक है। ब्रेन इज द हुजूर ऑफ द सेल, ब्रेन इज द मालिक ऑफ द ब्रेन इज द मालिक ऑफ द बॉडी, ठीक है, इज द बाप ऑफ द बॉडी। जैसे ब्रेन के पास मैसेज आया, हुजूर कोई विदेशी आइटम आया, तुरंत कहेंगे WBC चेक इट आउट ना, पहले चेक कराते हैं कि क्या पता कहीं कोई गलत मैसेज तो नहीं आ गया, कहीं अपने ही आइटम को ना पेल दें। बोलो 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 बोलो। हाँ, तो पहले चेक होती है, एक चेक करने के लिए सेल जाती है, उनके बारे में हम बाद में सीखते हैं, ठीक है। एक चेक करने के लिए सेल जाती है, तब वापस मैसेज आता है, नहीं हुजूर विदेशी है, विदेशी है, विदेशी है। तुरंत ब्रेन कहेगा बेसोफिल, इयोसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, बम मारो, टी लिम्फोसाइट, खुद जाके पेलो, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, सब के सब अटैक, बेसोफिल इन्फ्लेमेशन करो, इयोसिनोफिल इन्फेक्शन हो गया है, अपना अमाउंट बढ़ाओ, धर 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 धर, सब एक साथ अटैक। लेकिन बैक्टीरिया इतना ज्यादा मजबूत था, मान लो कि बैक्टीरिया को ये नहीं हरा पाई और वो खाओ पियो जनसंख्या बढ़ाओ, तुम्हारी बॉडी से ग्लूकोज ले रहा हो, तुम्हारी बॉडी में अपनी जनसंख्या बढ़ा रहा हो, तुम्हारी WBC को पेला जा रहा है, बोलो। तब तुरंत ब्रेन फिर सिग्नल और तेज देगा, किसको? रेड बोन मैरो को, WBC का प्रोडक्शन बढ़ाओ, सैनिक मर रहे हैं, अब सैनिकों की भर्ती करो जल्दी जल्दी, क्लियर। तुरंत कहेगा बोन मैरो जल्दी जल्दी बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट बनाओ, जितनी WBC हो ज्यादा से ज्यादा बनाओ, बेसोफिल, इयोसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट कटाकट बनाती चली जाओ। तुरंत थाइमस को आदेश आएगा, थाइमस मैच्योरेशन तेज कर, मर जाएंगे हम लोग, खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ब्रेन अपनी बॉडी को बचाना चाहता है या नहीं चाहता है? चाहता है, क्लियर। अब क्या होगा? अब क्या होगा? WBC का नंबर इन्फेक्शन के बाद पहले बढ़ेगा। पहले भाई लड़ना चालू किए, लेकिन हम लोग की WBC हार नहीं, मान लो, तो ब्रेन फिर सिग्नल देगा रेड बोन मैरो को कि WBC जल्दी जल्दी बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ, जल्दी जल्दी मैच्योर करो। फिर लड़ाई चालू हुई, उसके बाद क्या हुआ? फिर मान लो हमारी बॉडी पर बैक्टीरिया भारी पड़ा और खाओ पियो जनसंख्या बढ़ाता जा रहा है। अब अल्टीमेटली एक समय आएगा कि WBC हमारी नुकसान बहुत ज्यादा हो गया, अगर नहीं जीत पाई तो जीत गई, तब खेल खत्म। नहीं जीत पाई तो क्या होगा? बॉडी की WBC बहुत कम होने लगेंगी, जब बहुत कम होने लगेंगी तब बैक्टीरिया आपकी पूरी बॉडी पर कब्जा कर लिया और आप कहेंगे आप क्या पड़ गए हैं? बीमार। तब हम बाहरी सैनिकों से मदद लेंगे जो और मजबूत होते हैं, और उन सैनिकों का नाम होता है दवा, क्लियर, मेडिसिन। तब मेडिसिन जाती है आपकी बॉडी में जो हमारी WBC की मदद करती है कि भाई लो,
अब तुम्हें मैं अच्छी वाली राइफल दे रहा हूँ, ठीक है, जो तुम्हारी नेचुरल राइफल है उसमें इतना दम नहीं, वो 303 है, ठीक है, 4 बार चलेगी, 8 बार जाम होगी। अब उसे अच्छे वेपन मिलेंगे, अब लड़ो। क्लियर? मान लो सर तब भी नहीं जीत पाए तो कुछ नहीं बेटा, कब्रिस्तान का इंतजार करो। समझ में आ गई मेरी बात? तो ये है पूरी बॉडी के लड़ने का तरीका। अच्छा चलो सभी जल्दी लो, सभी से लोग जल्दी से बताएंगे मुझे। हाँ बेटा बिल्कुल हृदांश, लिम्बोसाइट का भी मैचुरेशन जल्दी होगा, सभी बच्चे जल्दी से बताएं। फीवर आना अच्छी बात बुरी बात? बुरी बात नहीं, अच्छी बात। ये भी इम्यूनो रिस्पॉन्स है बेटा। आप पानी को बॉईल करते हो किस लिए करते हो? ताकि बैक्टीरिया मर जाए। तो हमारी बॉडी सोचती है टेम्परेचर बॉडी का हाई कर दो जिससे जो आया है वो भी मर जाए, लेकिन बॉडी ये भूल जाती है टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते कि मरा नहीं, अभी और हाई करेंगे टेम्परेचर, और हाई करेंगे, और हाई। अरे ससुर तुम्हारी भी सेल मर जाएगी फिर। ऐसा भी क्या टेम्परेचर हाई करना बैक्टीरिया को मारने के लिए कि खुद ही को मार लो? अरे घर में रोशनी करने के लिए अपना घर थोड़ी जला दोगे? कॉमन सेंस। क्लियर? तो फीवर एक लिमिट तक अच्छा माना जाता है। कई बार देखो क्लास में बैठे बैठे आपको हल्की सी बॉडी गर्म होती है, फिर नॉर्मल हो जाती है। जैसे ही आप गर्म हो समझ जाओ इन्फेक्शन हुआ है। आय हाय हाय हाय, पक्का? तो एक एक बच्चा क्या हमारा WBC का फंक्शन समझ गया है? सभी बच्चे जल्दी से कमेंट मारें। और बेटा अब नहीं समझे ना तो ब्रह्मो नहीं समझा पाएंगे तुमको, ब्रह्मो उतर आएंगे तब वो ना समझोगे। मक्खन क्लियर? ओके जवानों आओ, अब हम प्लेटलेट देखेंगे जो कि आज हमारा लास्ट टॉपिक होगा। एक पेज देना बेटा इधर। हाँ अब देखो बेटा हमारा लास्ट टॉपिक होगा प्लेटलेट। एक वो देना जरा, क्या बोलते हैं उसे, लिखने वाला। अरे मार्कर, छपाई कर लेना, चपलाई नहीं बेटा, छपाई। आओ अब इधर देखना बेटा। आइए अब हम लास्ट टॉपिक देखते हैं अपना। अरे लास्ट टॉपिक देखते हैं प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स की क्या कहानी है समझना बेटा। प्लेटलेट्स बेटा, प्लेटलेट क्लॉटिंग में मदद करती है, खून का थक्का जमाने में मदद करती है। अब अगर खून का थक्का जमाने में मदद करती है तो थ्रोम्बो मतलब होता है थक्का। क्लियर? साइट का मतलब होता है सेल, तो प्लेटलेट को हमने क्या बोला? थ्रोम्बोसाइट। अब बेटा अच्छे से देखना, ये यहां पर मैंने बनाई एक हड्डी। क्या बनाई? हड्डी, ठीक है, पक्का पक्का पक्का। यहीं पर पाई जाती है एक खास प्रकार की सेल। अब खास क्यों बोला? मतलब कुछ ना कुछ तो खास होगा। तो बेटा इनका न्यूक्लियस नॉर्मल सेल से बहुत बड़ा होता है। इतनी बातें क्लियर? इस वजह से इसे खास प्रकार की सेल बोलते हैं। अब बेटा इसका नाम रखा जाए, चलो हम ही लोग करते हैं बेटा नामकरण संस्कार, ठीक है। नामकरण संस्कार समझते हो ना क्या होता है? जब बच्चा पैदा होता है तो फिर हाँ आते हैं लोग नाम रखने वाले, ठीक है, विदेश से। तो बेटा ये बताओ, ये सेल है तो नाम में साइट आएगा या नहीं आएगा? बोलिए। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, KARYON, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस, ठीक है। तो बेटा इसका न्यूक्लियस मेगा है या माइक्रो है? मेगा। तो नाम क्या हो गया? मेगा कैरियो साइट, बड़े न्यूक्लियस वाली साइट, बड़े न्यूक्लियस वाली सेल। नॉर्मल सेल की स्पेशल। अब बेटा ये देखो, मान लो ये कागज है, कागज है, ये सेल है। इमेजिनेशन इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। ये मान लो सेल है और ये हो गया उसका न्यूक्लियस, इतना बड़ा न्यूक्लियस। तो बताओ क्या मैं इसे बोल सकता हूं इस सेल को मेगा कैरियोसाइट? पक्का? अब देखना बेटा सभी लोग स्क्रीन पे फोकस करें क्योंकि अब आपके सामने प्लेटलेट बनने वाली है। गौर से देखें, हर एक टुकड़ा, बताओ न्यूक्लियस बचा या नहीं बचा? कहां का न्यूक्लियस? हर एक टुकड़ा बेटा क्या कहलाएगा? आपका प्लेटलेट। समझ में आ गई बात? क्लियर? तो मेगा कैरियोसाइट का हर एक टुकड़ा आपका क्या कहलाएगा? प्लेटलेट। तो बताओ प्लेटलेट आपकी क्या हुई? फ्रैगमेंट हुई या सेल हुई? बोलो। फ्रैगमेंट, टुकड़ा हुआ, फ्रैगमेंट ऑफ अ सेल, फ्रैगमेंट ऑफ अ स्पेशल सेल, ठीक है। अब इधर देखना बेटा, अब यहां पर मैंने बना दी प्लेटलेट। तो बेटा टुकड़े टेढ़े मेढ़े होंगे तो प्लेटलेट का कोई फिक्स शेप होता होगा क्या? नहीं। इन्हीं प्लेटलेट के अंदर, इधर देखना अंकल जी, इधर देखिए, इन्हीं प्लेटलेट के अंदर भरे होते हैं कुछ क्लॉटिंग फैक्टर। फैक्टर का मतलब कोई भी ऐसा केमिकल जिसके बारे में अभी हमें पूरी इंफॉर्मेशन ना हो। बेटा ये बताओ, अगर मेरा बच्चा है तो क्या बोलोगे? साहिल सर लड़का या आशीष सर लड़का? साहिल सर का लौंडा, बोलो हाँ या ना। अब बेटा मेरा होगा तो मेरा ही बोलना है ना। तो बेटा प्लेटलेट का अगर क्लॉटिंग फैक्टर है तो इसे क्या बोलोगे? प्लेटलेटिक क्लॉटिंग फैक्टर। अरे
बताया ना ब्लड के प्लाज्मा में 13 प्रकार के क्लॉटिंग फैक्टर, लेकिन अब प्लेटलेट में आप अलग पढ़ रहे हो, क्या इसे बोलोगे प्लेटलेटिक क्लॉटिंग फैक्टर। इतनी बातें एकदम क्लियर। अब बेटा अब प्लेटलेटिक क्लॉटिंग फैक्टर के बारे में हम आगे थोड़ा सा देखेंगे जब ब्लड क्लॉटिंग पढ़ेंगे। अभी इतना समझिए प्लेटलेट के अंदर क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर। अब बेटा एक डिजीज होती है, नाम सुना होगा, बहुत प्यारी डिजीज है, डेंगू। सुना है? बहुत अच्छे, डेंगू क्लियर। या आपने एक डिजीज सुनी होगी परप्यूरा, ये घंटा नहीं सुनी होगी, झूठ मत बोलना, परप्यूरा, ठीक है। अब इधर देखना बेटा, इधर आइए सर, जरा एक सेकंड इधर आइए सर, एक मिनट इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए बेटा, एक एग्जांपल दे रहे हैं डेंगू का, इधर आइए, इधर सर को भेजिए जरा। तो बेटा अभी क्या है, डेंगू है, परप्यूरा है, ठीक है। तो बेटा डेंगू और परप्यूरा इन डिजीज में क्या होता है बेटा, बेटा बेटा तोमर सर जो है बेस्ट एग्जांपल है डेंगू और परप्यूरा का। नाम है देखो कितना प्यारा है, परप्यूरा, हा पर प्यूरा इधर। तो बेटा अब क्या है, डेंगू और परप्यूरा में प्लेटलेट्स के नंबर हो जाते हैं कम, ठीक है। इधर देखना, तो सर परेशान ना हो इतना, प्लेटलेट क्या हो जाते हैं कम। अब प्लेटलेट हो जाते हैं कम तो बेटा प्लेटलेट में मौजूद क्लॉटिंग फैक्टर हो जाएगा कम या ज्यादा? ज्यादा, बहुत अच्छे। इधर आओ बेटा, थोड़ा सा आगे आओ, बस तुम्हें समझाते हैं। ये बताओ बेटा प्लेटलेट के अंदर क्या मौजूद है, क्लॉटिंग फैक्टर। अरे पानी का पाउच पियो 2 रुपया वाला, अरे बोलेगा 2 रुपए वाले पानी का पाउच अगर 100 पाउच है तो 100 पाउच में ज्यादा पानी की 50 में, 100 पाउच में और 50 में कम। तो जब प्लेटलेट कम हो गई तो बेटा क्लॉटिंग फैक्टर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कॉमन सेंस। अब बेटा क्लॉटिंग फैक्टर अगर कम हो गया तो क्या खून जो है जल्दी जमेगा? नहीं सर। हाँ नहीं जमेगा, पक्का। अब बेटा खून जल्दी नहीं जमेगा मतलब ब्लड का लॉस होगा ज्यादा या कम? खून का लॉस होगा ज्यादा। इतनी बातें क्लियर, पक्का। इस तरीके से आपने पूरे का पूरा प्लेटलेट देख लिया। प्लेटलेट दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट, स्पेशल टाइप की सेल होती है, मेगा कैरियोसाइट, और उसके फ्रैगमेंट क्या कहलाते हैं आपके, प्लेटलेट। और प्लेटलेट की अगर कमी पड़ी तो क्या हो जाएगा आपको बेटा, क्लॉटिंग डिसऑर्डर। डेंगू और परप्यूरा में यही होता है। लास्ट चीज बेटा आरबीसी 5 से 5.5 मिलियन पर एमएम क्यूब, डब्ल्यूबीसी 6000 से 8000 पर एमएम क्यूब। प्लेटलेट आपकी होती है 1.5 लाख से 3.5 लाख पर एमएम क्यूब। दैट्स ऑल। चलिए सभी बच्चे आंखें बंद करें जल्दी से, ठीक है। वही बंद करिए जहां हमने बोला है और वही सोचिएगा जो हम सोचवाएं, ठीक है, क्योंकि जहां सोच वही शौचालय। चलिए अब बेटा जल्दी सुनिएगा मेरी बात, आंखें बंद। अब मैं आपको सुनाता हूं। बेटा तोमर सर आ नहीं रहे, मैं क्या करूं? सादिया बेटा तोमर सर आ नहीं रहे, हम लाइव एग्जांपल देते तुम्हें डेंगू और परप्यूरा का, ठीक है बेटा। उन्हें डेंगू भी हुआ है, परप्यूरा भी हुआ है, उनमें प्लेटलेट हो गया बहुत कम, 40,000 से कम है उनमें प्लेटलेट, ठीक है। अब बेटा क्या होगा, अगर उनकी कलाई काट दिए ना एक बार तो दिन भर ब्लड निकलेगा। समझ में आया? फिर खुनही केमिस्ट्री चलेगी आज। तो चलिए आइए बात करते हैं, डब्ल्यूबीसी की कंप्लीट रिवीजन करते हैं। 1 2 3 लेट्स स्टार्ट। डब्ल्यूबीसी दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट, व्हाइट ब्लड सेल। अगर वो व्हाइट है इसका मतलब वो होगी कलरलेस, कलरलेस है मतलब हीमोग्लोबिन होगी एब्सेंट, हीमोग्लोबिन अगर एब्सेंट है मतलब न्यूक्लिएटेड होगी या नॉन न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लिएटेड होगी। हीमोग्लोबिन का लाइफ, ये आपका जो डब्ल्यूबीसी इसका लाइफ स्पैन कम होता है, 10 दिन से कम होता है। ये आपकी शॉर्ट लिव्ड इसलिए होती है क्योंकि इनका लगातार काम होता है लड़ना। डब्ल्यूबीसी आपकी 2 प्रकार की, ग्रेन्यूल प्रेजेंट है तो ग्रेन्यूलोसाइट, ग्रेन्यूल एब्सेंट है तो ए ग्रेन्यूलोसाइट। ग्रेन्यूलोसाइट आपकी 3 प्रकार की, बेसोफिल, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट आपकी क्या है, ए ग्रेन्यूलोसाइट। बेसोफिल 0.5 से 1%, इओसिनोफिल 2 से 3%, न्यूट्रोफिल 60 से 65%, मोनोसाइट 6 से 8%, लिम्फोसाइट 20 से 25%। बेसोफिल का काम है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में बेसोफिल आपकी सेरोटोनिन, हिस्टामाइन, हेपेरिन निकालती, वहीं पर इओसिनोफिल एलर्जी और इंफेक्शन के दौरान बढ़ जाती है। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट ये दोनों आपकी फेगोसाइटोसिस कराने में मदद करती है। लिम्फोसाइट आपकी इम्यूनो रिस्पांस देती है। लिम्फोसाइट 2 प्रकार के, एक बी लिम्फोसाइट, एक टी लिम्फोसाइट। कोई भी डब्ल्यूबीसी हो, चाहे बेसोफिल, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, कोई भी डब्ल्यूबीसी है वो आपकी बनेगी रेड बोन मैरो में और जाकर मरेगी आपकी कहां पर, स्प्लीन में। बी लिम्फोसाइट आपकी बोन मैरो में ही बनेगी लेकिन बोन मैरो में ही मैच्योर होगी। टी लिम्फोसाइट बोन मैरो में बनेगी लेकिन थाइमस में जाकर मैच्योर होगी। उसके बाद जो है फीवर का आना हमारी बॉडी का एक तरीके का रिस्पांस है बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए। इन्फ्लेमेशन के कई सारे कैरेक्टर है, खींच के एक तमाचा मारो अपने आप को समझ जाओगे। रेडनेस, हॉटनेस, इचिंग होना और वहां पर ब्लड की सप्लाई बढ़ जाना, ठीक है। इस तरीके से आपके कई सारे फीचर मिलकर आपके इन्फ्लेमेशन कहलाते हैं। प्लेटलेट की अगर बात करें बेटा, प्लेटलेट जो होती है इसका दूसरा नाम है आपका क्या, थ्रोम्बोसाइट, ठीक है, क्योंकि थ्रोम्बोसिस मदद करती है। प्लेटलेट के अंदर पाया जाता है क्लॉटिंग फैक्टर, और अगर डेंगू और परप्यूरा है तो प्लेटलेट कम हो जाएगी, क्लॉटिंग फैक्टर कम हो जाएगा, ब्लड का लॉस होगा ज्यादा। मतलब ऐसे लोगों को कलाई काटनी नहीं चाहिए, हाँ या ना?
अबे नॉर्मल को भी नहीं काटनी चाहिए बेवकूफ। 1.5 से 3.5 लाख पर mm क्यूब होती है। कल हम इनके डायग्राम्स पर डिस्कशन करेंगे और इसके बाद डायग्राम पर डिस्कस करेंगे, मतलब जो एनसीईआरटी ने डब्ल्यूबीसी का डायग्राम दिया है, और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ने के बाद कल हम बहुत ही जबरदस्त इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज ऑफ ब्लड ग्रुप। इज देयर एनी डाउट, एनी ऑब्जेक्शन गाइस? इज देयर एनी डाउट, एनी ऑब्जेक्शन गाइस? अब बताओ बेटा, जितना पढ़ाया उतना क्लियर है? नोट करने को मौका दे रहा हूं। जितना पढ़ाया क्लियर है? मक्खन क्लियर? क्लियर कैसे नहीं होगा बेटा, बाप पढ़ा रहा है।